अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके एतमाद और साथ का शुक्रिया। हम पूरी उम्मीद हैं कि आपकी ये हौसला अफजाई मुस्तकबिल में न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी होगा। ये तहरीर सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और इस जैसी बहुत सी तहरीर आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। 14वां बाब, आला कामयाबी की खसूसियात। सही मकाम पर आदमी कुछ भी कह सकता है और गलत मकाम पर कुछ भी नहीं कह सकता। इस सिलसिले का नाजुक तरीन हिस्सा इस मकाम का सही चुनाव करना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इंसानी रद्द अमल के हैरत अंगेज तनूं से मुकम्मल आगाही का बेहतरीन तरीका लोगों के ग्रुप से गुफ्तगू करना है। एक ही चीज के बारे में मुख्तलिफ लोगों के रद्द अमल एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ होते हैं कि आदमी हैरत ज़दा रह जाता है। आप कोई जज्बाती कहानी सुनाइए, एक आदमी ज़ारो कतार रोना शुरू कर देगा जबकि दूसरा बुत बना आपकी शक्ल देख रहा होगा। कोई लतीफ़ा सुनाइए, एक आदमी हंस हंस कर दोहरा हो जाएगा जबकि दूसरा पत्थर बना बैठा रहेगा। आप सोचेंगे कि हर शख्स एक ही मुख्तलिफ ज़हनी ज़बान में सुन रहा था। सवाल यह है कि एक जैसे पैगामात के लिए लोग इतना मुख्तलिफ रद्द अमल क्यों करते हैं। एक शख्स आधा गिलास भरा हुआ और एक दूसरा शख्स आधा गिलास खाली क्यों देखता है। एक आदमी कोई पैगाम सुनता है तो इसमें ताकत, जोश और वलवला पैदा हो जाता है और इसी पैगाम को सुनकर दूसरा आदमी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं करता। शॉ का इक्तबास बड़ी हद तक दुरुस्त है। अगर आप सही जगह से किसी को मुखातिब करते हैं तो आप कुछ करके दिखा सकते हैं। अगर आप इसे गलत जगह से मुखातिब कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंतहाई वलवला अंगेज पैगाम, जबरदस्त बसीरत अंगेज ख्याल, इंतहाई जहानत आमेज तबसरा सब के सब बेमायनी हो जाते हैं अगर मुखातिब शख्स इन्हें ज़हनी और जज्बाती तौर पर समझ ही नहीं पाता। ये बुनियादी कलीदें सिर्फ जाती कुव्वत ही के लिए नहीं बल्कि कई ऐसे बड़े मसाइल के लिए भी हैं जिनका हमें इज्तमाई तौर पर सामना करना चाहिए। अगर आप तरगीब और अबलाग दोनों की कारोबार और सियासत में महारत चाहते हैं तो आपको सही कलीद की तलाश का इल्म होना चाहिए। इसका रास्ता मेटा प्रोग्रामर्स में से निकलता है। आदमी जिस तरीके से मालूमात प्रोसेस करता है इसका रास्ता मेटा प्रोग्राम्स में से निकलता है। आदमी जिस तरीके से मालूमात प्रोसेस करता है ये मेटा प्रोग्राम्स इसकी कलीद हैं। इंसान कैसे अपनी अंदरूनी तस्वीर तश्कील देता है और कैसे अपने रवैये की रहनुमाई करता है, ये ताकतवर अंदरूनी पैटर्न्स इसका तयन करने में मदद करते हैं। मेटा प्रोग्राम्स वो अंदरूनी प्रोग्राम्स होते हैं जिनके जरिए हम अपनी तौजीहात का फैसला करते हैं। हम मालूमात को तब्दील या ख़त्म कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा शऊरी ज़हन किसी मखसूस वक्त मालूमात के कई एक अज्जा पर ही तवज्जो दे सकता है। हमारा ज़हन मालूमात को कम व बेश कंप्यूटर की तरह ही प्रोसेस कर रहा होता है। वो बेपनाह मिक़दार में डाटा लेता है और इसे ऐसे मौजू अंदाज में मुनज़्ज़म और मुरतब करता है कि इस खास फर्द के लिए इसमें मुकम्मल मानवियत आ जाए। कंप्यूटर ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं कर सकता क्योंकि सॉफ्टवेयर खास कामों की अदायगी के लिए इसे ढांचा फराहम करता है। मेटा प्रोग्राम्स हमारे जहन में कुछ इसी तरह काम करते हैं। वो जहनी ढांचा मुहैया करते हैं जो ये फैसला करता है कि हमें तवज्जो कहाँ देनी है। हम अपने मुशाहिदात में मफ़हूम कैसे पैदा करें, वो मुशाहिदात हमें किस सिमत में ले जाएंगे। वो हमें वो बुनियादें फराहम करते हैं जिसके जरिए हम किसी चीज़ के दिलचस्प या गैर दिलचस्प होने, बाइसे रहमत या बाइसे जहमत होने का फैसला करते हैं। कंप्यूटर के साथ अबलाग के लिए आपको इसके सॉफ्टवेयर से आगाही चाहिए। किसी शख्स के साथ मौसर अबलाग के लिए आपको इसके मेटा प्रोग्राम्स का इल्म होना चाहिए। लोगों के रवैये के अपने अंदाज होते हैं और इन रवैयों को जन्म देने के लिए अपने मुशाहिदे को मुनज़्ज़म करने के भी इनके मखसूस तरीके होते हैं। मामला चाहे कार की फरोख्त का हो या किसी से मोहब्बत का, इन ज़हनी पैटर्न्स को जानने के बाद ही आप अपने पैगाम की रसाई मुमकिन बना सकते हैं। सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन यह ढांचा मुस्तक़िलन कायम रहता है कि लोग चीज़ों को किस तरह समझते हैं और अपने ख्यालात को किस तरह मुनज़्ज़म करते हैं। पहले मेटा प्रोग्राम में किसी चीज़ की कुर्बत या इससे दूरी शामिल होती है। तमाम इंसानी रवैया, लुत्फ़ अंदोज़ी
और दुख दर्द से दूरी की ख्वाहिश के गिर्द घूमता है। अपने हाथ को जलने की तकलीफ से बचाने के लिए आप जलती हुई तेली से दूर हट जाते हैं। आप बैठकर गुरूब आफ्ताब का दिल फरेब मंजर देखते हैं, क्योंकि दिन को रात की गोद में उतरते देखकर आपको बेपनाह मजा आता है। यही बात ज्यादा मुबहम इक़दामात में दुरुस्त लगती है। एक शख्स काम करने के लिए 1 मील पैदल चलना पसंद करता है, क्योंकि इससे एक्सरसाइज में लुत्फ आता है। एक और शख्स कार फोबिया का शिकार होने की वजह से पैदल चलता है। कोई शख्स मुमकिन है हेमिंगवे और फिटनर जेराल्ड को इसलिए पढ़ता हो क्योंकि इनकी नज़र और इनके तजुर्बात में लुत्फ मिलता है। वो ऐसी चीज की तरफ बढ़ रहा है जो इसे मजा देती है। मुमकिन है कोई और शख्स इन्हीं मुसन्निफों को इसलिए पढ़ना चाहता हो कि लोग इसे जाहिल मुतलक ख्याल ना करें। वो लुत्फ के हसूल के लिए नहीं, बल्कि एक खौफ या तकलीफ के तसव्वुर से छुटकारा पाने के लिए वही काम कर रहा है। वो इस चीज की तरफ जाने की बजाय इससे दूर हट रहा है। दूसरे मेटा प्रोग्राम्स की तरह, जिन पर मैं बाद में बात करूंगा, ये प्रोसेस कोई मुतलक अमल नहीं। हर किसी चीज की तरफ बढ़ता है और किसी चीज से दूर हटता है। किसी भी तरगीब की जानिब हर किसी का एक जैसा रद्द अमल नहीं होता। हालांकि किसी एक या दूसरे प्रोग्राम के बारे में हर शख्स का एक नुमाया अंदाज और ताकतवर रुझान होता है। बाज लोग तवाना, तजस्सुस पसंद और खतरात से खेलने के शौकीन होते हैं। वो किसी भी वलवला और जोश पैदा करने वाली चीज की जानिब बढ़ने में राहत महसूस कर सकते हैं। कुछ और लोग मोहतात, चौकन्ने और होशियार तबाह हो सकते हैं। वो दुनिया को ज्यादा खतरनाक और खौफनाक जगह के तौर पर देखते होंगे। वो नुकसानदेह और खतरनाक चीजों की कुर्बत से लुत्फ लेने की बजाय इनसे फासला पैदा करना चाहेंगे। ये मालूम करने के लिए कि लोग किस जानिब हरकत करते हैं, इनसे पूछिए कि वो एक ताल्लुकदारी में क्या चाहते हैं, घर, कार, मुलाजमत या कुछ और। क्या वो आपको बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते? इन मालूमात का मतलब क्या है? सब कुछ। अगर आप कोई चीज फरोख्त करने वाले कारोबारी हैं, आप इसे 2 तरह बढ़ा सकते हैं। ये चीज क्या काम करती है या ये क्या काम नहीं करती। आप कारों की तेज रफ्तारी, दिलकशी और चमक दमक पर जोर देकर भी इन्हें बेचने की कोशिश कर सकते हैं, और ये भी जता सकते हैं कि वो ज्यादा गैस खर्च नहीं करती, इन्हें दुरुस्त हालत में रखने के अखराजात कम हैं और हादसात की सूरत में खासी महफूज हैं। आपकी हिकमत अमली का इन्हसार इस शख्स की हिकमत अमली पर होना चाहिए जिससे आप मामला तय कर रहे हैं। किसी शख्स के साथ गलत मेटा प्रोग्राम इस्तेमाल करें और सीधे स्वभाव घर बैठ जाएं। आप इसे किसी चीज की जानिब लाना चाहते हैं और वो कोई ना कोई बहाना तलाश करके जान छुड़ाने की कोशिश में है। याद रखिए, एक कार एक ही रास्ते पर आगे और पीछे दोनों जानिब सफर कर सकती है। इसका इन्हिसार सिर्फ इस पर है कि कार का रुख किस सिमत है। शख्सी बुनियादों पर भी यही बात दुरुस्त है। फर्ज कीजिए आपकी ख्वाहिश है कि आपका बच्चा स्कूल के काम पर ज्यादा तवज्जो दे। मुमकिन है आप इसे बताते भी हों, अच्छी तरह मेहनत करो वरना अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकेगा। या फ्रेड को देखो, वो मेहनत से जी चुराता था, स्कूल वालों ने इसे निकाल दिया, अब वो बाकी जिंदगी पेट्रोल पंप पर काम करते गुजारेगा। क्या तुम भी अपने लिए इस तरह की जिंदगी चाहते हो? ये हिकमत अमली किस हद तक कारगर रहेगी, इसका इन्हिसार आपके बच्चे पर है। अगर वो बुनियादी तौर पर चीजों से दूर हटने की तरफ माइल है तो मुमकिन है ये बात कारगर हो जाए, लेकिन अगर इसका रुझान चीजों की तरफ आने का है तो अगर वो जोश पैदा करने वाली चीजों की तरफ रागिब होता हो या इसे चीजों की तरफ बढ़ना अच्छा लगता हो, तो अगर इसका रद्द अमल इस किस्म का होता है तो इस मिसाल के जरिए आप इसका रवैया नहीं बदल सकते। आपका चेहरा बहसो तमहीस में सुर्ख और नीला हो सकता है मगर बेफायदा, क्योंकि आप गलत कलीद से बोल रहे हैं, आप लातीनी बोल रहे हैं और आपका बच्चा यूनानी समझता है। आप अपना और इसका दोनों का वक्त जाया कर रहे हैं। दरअसल चीजों की तरफ बढ़ने वाले लोगों को इन लोगों पर शदीद गुस्सा आता है जो इन्हें चीजों से दूर हटने की तलकीन करते हैं और वो बाकायदा इसकी मज़ाहमत करते हैं। आप गालिबन ये कहकर अपने बच्चे को बेहतर तरगीब दे सकेंगे, अगर तुम इस वक्त मेहनत करोगे तो जिस कॉलेज में चाहो दाखिला ले सकोगे। दूसरा मेटा प्रोग्राम हवाले के अंदरूनी और बैरूनी दायरों से मुतल्लिक है। किसी से पूछिए, जब वो कोई अच्छा काम अंजाम देता है तो इसे कैसे पता चलता है? बाज लोगों के लिए इसका सबूत खारजी सिंध से आता है।
बॉस थपकी देता है और काम की तारीफ करता है, आपकी तरक्की होती है, बड़ा सा अवार्ड मिलता है, आपके दोस्त अहबाब आपके काम की तारीफ करते हैं। इस तरह की बैरूनी हिम्मत अफजाई आपको बताती है कि आपने अच्छा काम किया है। ये हवाले का बैरूनी दायरा है। बाज लोगों के लिए सबूत अंदर से आता है। उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो तो इन्हें अपने अंदर से ही इसका पता चल जाता है। अगर आपका हवाला अंदरूनी दायरे का है, मुमकिन है आप ऐसी इमारत बना डालें जिसे दुनिया जहां के अवार्ड मिल जाएं, लेकिन आप अंदर से इससे मुतमईन ना हो तो खारिज से आने वाला कोई भी जबरदस्त वाह आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। इसके बरक्स आपके किसी काम पर आपके अफसरों से आपको कोई शाबाश ना मिले, कोई हिम्मत अफजाई ना हो, मगर आपने अपने अंदरूनी महसूसात के मुताबिक शानदार काम किया हो, तो आप दूसरों की बजाय अपने एहसास पर ज्यादा एतबार करेंगे। ये हवाले का अंदरूनी दायरा है। फर्ज करें हम किसी शख्स को सेमिनार में शिरकत के लिए कायल कर रहे हैं। आप गालबन कहेंगे, ये सेमिनार बड़ा शानदार होगा, इसमें जरूर शिरकत करो। मैं अपने दोस्तों के साथ इसमें शरीक हो चुका हूँ, बड़ा मजा आया था। कई दिन तक इसी के बारे में गुफ्तगू होती रही। सभी का ख्याल है कि इनकी जिंदगियां इसकी वजह से बेहतर रुख इख्तियार कर रही हैं। अब जिस शख्स से आप मुखातिब हैं, अगर वो हवाले के बैरूनी दायरे कार का हामिल है तो ऐन मुमकिन है कि वो कायल हो जाए। अगर सब लोग इसे अच्छा समझ रहे हैं तो आम तौर से वो भी इसे अच्छा ही समझेगा, लेकिन अगर वो हवाले के अंदरूनी दायरे का हामिल है तो क्या होगा? इसे इस तरह कायल करना बहुत कठिन और दोभर हो जाएगा। ये सारी बातें इसके लिए बेमायनी हैं। इसका जहन इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। आप इसे इसकी जानी पहचानी और पुरकशिश चीजों के जरिए ही कायल कर सकते हैं। मसलन आप इसे कह सकते हैं, गुज़िश्ता साल के लेक्चर्स का सिलसिला याद है तुम्हें? तुम कह रहे थे कि ऐसा शानदार मुशाहिदा तुमने कभी नहीं किया। मुझे इससे मिलती जुलती चीज का पता है। मेरा ख्याल है अगर इसे देख लो तो मुमकिन है गुज़िश्ता साल की तरह का एक और शानदार मुशाहिदा सामने आ जाए। क्या ख्याल है, क्या ये अंदाज काम करेगा? यकीनन काम करेगा, क्योंकि आप इसकी जबान में बात कर रहे हैं। ये बात ज़हन नशीन रखना जरूरी है कि ये सारे मेटा प्रोग्राम्स सियाको सबाक और गहरी शिद्दत के हामिल होते हैं। अगर कोई काम आप 10 या 15 साल से करते आ रहे हैं तो गालबन आपके हवाले का अंदरूनी दायरा बहुत मजबूत होगा। ताहम अगर आप नए हैं तो सियाको सबाक में सही या गलत तस्वुर से मुतल्लिक आपका अंदरूनी दायरा इतना ताकतवर नहीं होगा। आप अब भी जहाँ कहीं जरूरी समझते हैं अपना बायां बाजू काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मेटा प्रोग्राम्स के मुतल्लिक भी यही बात सही है। आप किसी एक रास्ते पर नहीं होते। आप तब्दीलियां कर सकते हैं, आप खुद बदल सकते हैं। अक्सर रहनुमाओं के हवाले के दायरे किस तरह के होते हैं, अंदरूनी या बैरूनी? एक हकीकी मौसर लीडर को अंदरूनी हवाले का हामिल होना चाहिए। वो भला किस किस्म का लीडर हुआ जो कोई भी इक़दाम उठाने से पहले लोगों से पूछता फिरे कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। जहाँ तक मेटा प्रोग्राम्स का ताल्लुक है, एक मिसाली तवाज़ुन रखना जरूरी होता है। याद रखिए, बहुत कम लोग एक इंतहा पर काम कर रहे होते हैं। एक हकीकी मौसर लीडर को बाहर से भी अहम मालूमात इकट्ठी करना होती हैं। जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो लीडरशिप महज बड़ाई का खप्त बनकर रह जाती है। गुज़िश्ता दिनों एक सेमिनार हुआ जिसमें लोगों को दावतें आम थी। सेमिनार के बाद एक आदमी अपने 3 दोस्तों के साथ मेरे पास आया और खासी सख्त लहजे में कहने लगा। मैं बिल्कुल कायल नहीं हुआ। साथ ही इसने ऊटपटांग बातें करना शुरू कर दी। जल्द ही मुझे समझ आ गई कि वो शख्स हवाले के अंदरूनी दायरे का हामिल था। इसकी अपने दोस्तों से गुफ्तगू से भी ये जाहिर हुआ कि वो चीजों से दूर होता है। चुनांचा मैंने इसे बताया, मैं कुछ करने के लिए आपको कायल नहीं कर सकता। आप खुद ही वो शख्सियत हैं जो अपने आप को कायल कर सकते हैं। इसे समझ नहीं आया कि इस रद्द अमल को किस तरह हैंडल किया जाए। वो सोच रहा होगा कि ये मुझे कायल करने के लिए दलाइल देंगे और मैं इन्हें तस्लीम नहीं करूंगा। अब इसे मेरी बात से इत्तफाक करना पड़ा, क्योंकि इसे मालूम था कि अंदर से ये बात सही है। फिर मैंने कहा, आप अकेले ही इस हकीकत से आगाह हैं कि इस कोर्स में शिरकत ना करने से किसका नुकसान होगा। आम हालत में ऐसे रिमार्क्स खासे सख्त लगते हैं, मगर इस वक्त मैं इसकी जबान बोल रहा था और ये अल्फाज काम कर गए। जरा ध्यान से देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप नुकसान उठाएंगे। अगर मैं ये कहता तो बात बेकार हो जाती।
इस तरह मैंने कहा, आप अकेले ही इस हकीकत से वाकिफ हैं, और कौन नुकसान उठाएगा अगर आप नहीं गए? इसने कहा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। इसने दूसरे कमरे में जाकर दस्तखत कर दिए। मेटा प्रोग्राम से आगाही से पहले मैं इसे मुख्तलिफ तरह से कायल करने की कोशिश करता, इसे लोगों से मिलने और बात करने को कहता, जो ये कोर्स पहले कर चुके थे इसे कोर्स के फवायद बताने की कोशिश करता, लेकिन ये सब बातें मेरी दिलचस्पी की होती, इसके लिए नहीं। मेटा प्रोग्राम्स का तीसरा सेट खुद गर्ज, सॉर्टिंग बाय सेल्फ या बेगर्ज, सॉर्टिंग बाय अदर्स लोगों से मुतल्लिक है। बाज लोग तमाम इंसानी मिलाप को इस नुक्ता नजर से देखते हैं कि इसमें इनकी जात का क्या मफाद है, और बाज लोग अपने साथ साथ दूसरों के मफाद का भी ख्याल रखते हैं। बिलाशुबा लोग अमूमन किसी एक इंतहा पर नहीं होते। अगर आप सिर्फ अपनी जात की हद तक सोचेंगे तो आप अपनी जात में गुम अनापरस्त होकर रह जाएंगे, और अगर आप सिर्फ दूसरों के लिए अपनी सोच और अमल को मुख्तस कर दें तो आप शहीद का रुतबा हासिल कर लेंगे। अगर आप मुलाजमत के लिए लोगों के चुनाव पर मामूर हैं तो आप यकीनन ये जानना चाहेंगे कि दरख्वास्त गुजार काम के लिए किस हद तक मुनासिब है। कुछ ही अरसा पहले एक अहम एयरलाइन को पता चला कि इसकी शिकायत का 95% महज इसके 5% मुलाजिमीन की वजह से है। ये 5% लोग इंतहाई खुदगर्ज किस्म के लोग थे। वो अपने से बाहर देखना ही पसंद नहीं करते थे। दूसरों की इन्हें कोई परवाह नहीं थी। क्या वो कमजोर मुलाजमीन थे? हाँ भी और नहीं भी। जाहिर है वो गलत मुलाजमत कर रहे थे और नतीजतन इनका काम भी नामुनासिब ही होता था। हालांकि ऐन मुमकिन है वो होशियार, मेहनती और खुशगवार तबा रहे हों। शायद वो बिल्कुल सही लोग हों मगर गलत कामों पर लगा दिए गए हों। एयरलाइन ने क्या किया? इसने इन्हें इन लोगों से बदल दिया जो निस्बतन बेगर्ज लोग थे। कंपनी ने ये काम ग्रुप इंटरव्यूज के जरिए किया। इन इंटरव्यूज में मुतवक्के मुलाजिमीन से पूछा गया कि वो एयरलाइन की मुलाजमत के क्यों ख्वाह हैं। अक्सर उम्मीदवारों ने समझा कि इनके जवाबात से इनका अंदाजा लगाया जाएगा। दर हकीकत अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि वहाँ मौजूद सामीन के रुकन की हैसियत से इनका रवैया कैसा है। चुनाचा इन अफराद को चुन लिया गया जो इनकी आंख से आंख मिलाकर मुस्कुराते हुए पूरी तवज्जो के साथ बोलने वाले शख्स की जानिब देख रहे थे, और इस दौरान में अपने आप में गुम रहने वालों को नजरअंदाज कर दिया गया। इस तरह कंपनी ने अपनी 80% से ज्यादा शिकायत का खात्मा कर दिया। इस वजह से कारोबारी दुनिया में मेटा प्रोग्राम्स की बेहद अहमियत है। अगर आपको किसी शख्स को मुतहर्रिक करने वाला सबब भी मालूम नहीं तो आप कैसे इसके मुतल्लिक अंदाजा लगा पाएंगे? आप मौजूद काम और उम्मीदवार की सलाहियत में मतलूबा महारत, जानकारी की अहलियत और अंदरूनी मेकअप के मफहूम में मुताबिकत कैसे पैदा कर सकेंगे? बहुत से मुस्तैद, चुस्त और चालाक लोग सारी जिंदगी जहनी परागंदगी का शिकार रहते हैं क्योंकि वो अपनी मौजूदा मुलाजमतों में अपनी फितरती सलाहियतें उजागर ही नहीं कर पाते। एक जगह बोझ दिखाई देने वाली चीज किसी दूसरी जगह काबिल कदर चीज बन सकती है। एयरलाइन जैसे सर्विस बिजनेस में जाहिर है आपको ऐसे लोग चाहिए जो दूसरों को मुनासिब तवज्जो दे सकते हों। अलबत्ता अगर आप ऑडिटर रखना चाह रहे हैं तो ऐन मुमकिन है कि आप अपने आप में मुर्तगिज शख्स को तरजीह दें। कई बार आपका ऐसे शख्स से वास्ता पड़ा होगा जिसने आपको ज़हनी तौर पर कंफ्यूज कर दिया और चलता बना। इसने अकली तौर पर शायद अपना काम अंजाम दिया मगर जज्बाती तौर पर इसने क्या किया? बिल्कुल किसी डॉक्टर की तरह जो अपनी जात से बाहर झांकता तक नहीं। मुमकिन है वो शानदार मुआलिज हो मगर जब तक आपको महसूस ना हो कि वो आपका ख्याल रख रहा है, आप पर इसकी भरपूर तवज्जो है, वो मौसर साबित नहीं हो पाएगा। दर हकीकत इस जैसा आदमी मालिश के बगैर तज्जिया निगार की हैसियत में ज्यादा बेहतर रहता है। सही आदमी को सही काम पर लगाना अमरीकी बिजनेस का एक बहुत बड़ा मसला है। ताहम इस मसले का हल निकाला जा सकता है बशर्ते कि लोग इन तरीकों को जांचना सीख जाएं जिनसे दरख्वास्त गुजार मालूमात प्रोसेस करते हैं। यहाँ ये बात बेमायनी है कि तमाम मेटा प्रोग्राम्स मसावी तौर पर जन्म नहीं लेते। क्या लोग चीजों के करीब जाकर बेहतर होते हैं या इनसे दूर होकर? शायद अगर लोग अपनी जात के बजाय दूसरों का ज्यादा ख्याल रखने लगे तो क्या दुनिया ज्यादा दिलकश जगह हो जाएगी? शायद। लेकिन हमें जिंदगी से जैसी कि वो है निबाह करना है, इस जिंदगी से नहीं जो हमारे ख्वाबों में बसती है। आपकी ख्वाहिश होगी
कि आपका बच्चा चीजों से दूर हटने की बजाय इनके करीब जाए। अगर आप इससे मुसलसल अखलाक पैदा करना चाहते हैं तो आपको ये इस तरह करना है कि इसका फायदा हो, ऐसा ना हो वो आपकी दुनिया कैसी हो के नजरिए से खेलना शुरू कर दे। इसकी बुनियादी कलीद ये है कि मतलूबा फर्द को मुमकिन एहतियात के साथ देखा जाए, इसकी बातचीत को सुना जाए, वो कैसे मुहावरे इस्तेमाल करता है, इसकी जिस्मानी हरकत सकनात क्या जाहिर करते हैं, कब वो मुतवज्जा होता है और कब बोरियत महसूस करता है वगैरह। लोग अपने मेटा प्रोग्राम्स को मुसलसल और लगातार अंदाज में जाहिर कर रहे होते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा इर्तिकाज या गहरा मुतालिया कतअन जरूरी नहीं कि लोगों के क्या रुझानात हैं या किसी खास लम्हे में इनका रवैया कैसा है। ये तय करने के लिए कि लोग कितने खुदगर्ज या बेगर्ज हैं, ये देखिए कि वो लोगों पर कितनी तवज्जो देते हैं। क्या वो लोगों की तरफ झुकते हैं, दूसरों की बातों को गौर से सुनते हैं, चेहरे के तासुरात से लोगों के लिए फिक्र जाहिर करते हैं, या वो पीछे हटकर बैठते हैं, उल्ला ताल्लुक और उकताहट ज़दा महसूस होते हैं। कभी कभार हर शख्स अपनी जात में छुपने की कोशिश करता है और बाज़ औक़ात ऐसा ज़रूरी भी होता है। असल चीज़ ये है कि आप तवातर के साथ कैसा रवैया रखते हैं और क्या आपका ये तरीका मतलूबा नताइज अखज़ करने में आपकी मदद करता है। इन खसूसियात की आगाही क्यों ज़रूरी है, मैं अपने ही बिजनेस की मिसाल देता हूँ। मेरे 5 शराकतदार हैं और एक के सिवा सभी मुताबिकत पसंद हैं। अक्सर औक़ात ये बड़ा क़यामत ख़ेज़ नज़ारा होता है। हम सब एक जैसे हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक अंदाज में सोचते हैं, एक जैसी चीज़ें देखते हैं। चुनाचा हम अपनी मीटिंग्स में कमाल का इत्तफ़ाक़ राय रखते हैं, सब बातें कर रहे होते हैं, नए नए तसव्वुरात दे रहे होते हैं, सभी नज़रिए अच्छे लगते हैं। और अच्छे क्यों न लगे, हम सब में मुताबिकत जो पाई जाती है, हम सब की निगाह एक ही तरह चीज़ों को देखती है। इन बसीरत अमेज़ नज़रियात पर हम तामीरात शुरू कर देते हैं और यूं जोश बढ़ता ही चला जाता है। और फिर ये होता है कि हमारा अदम मुताबिकत पसंद साथी आ धमकता है। वो बगैर किसी परेशानी के चेहरों को हमारे अंदाज से हटकर देखता है। हम चीज़ों को बाहम मरबूत देख रहे होते हैं, वो इनमें रब्त की कमी ढूंढता है। हम बड़े जोशो खरोश से आगे बढ़ रहे होते हैं। वो छलांग लगाकर दरमियान में आता है और बताता है कि ये नजरिया काम नहीं करेगा। फिर वो आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है, हमारी बातों और हमारे प्रोग्रामों पर कतई तवज्जो नहीं देता। फिर वो इन मसाइल की निशानदही शुरू कर देता है जिनके बारे में हमने कोई खास ध्यान नहीं दिया होता। हम आसमान की बुलंदियों पर उड़ रहे होते हैं और वो हमें वापस नुक्ता आगाज पर ला खड़ा करता है। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है और वो क्या चीज है? क्या वो हमारे लिए सर पर सवार एक मुसीबत है? आप शर्तिया हाँ में जवाब देंगे। क्या वो काबिल कदर शरीक कार है? यकीनन है। हम इसे मंसूबा बंदी के दौरान में मुनासिब वक्त पर सही तरह इस्तेमाल करते हैं। हम इसे तफसीलात में सर खपाने नहीं देते। इस तरह तो हमारी सारी सोच बेकार होकर रह जाएगी। इत्तफाक़े राय से तश्कील शुदा हमारी मंसूबा बंदी इस वक्त इसकी जुएं निकालने के अमल से कहीं ज्यादा कीमती है। हर शय की बखूबी देखभाल के बाद जब हम जरा धीमे पड़ते हैं तो हमें किसी की जरूरत पड़ती है जो मंसूबे में शगाफों की निशानदही करे, नामौजूमियत तलाश करे, कहाँ क्या खराबी है, क्या अदम मुताबिकत है। ये काम वो इंतहाई महारत और खुश उसलूबी से करता है और बसा औकात हमें हमारी हमाकतों से बचा लेता है। अदम मुताबिकत पसंद अमूमन अक़लियत में होते हैं। कई अमूमी सर्वेस से पता चलता है कि तकरीबन 35% लोग अदम मुताबिकत पसंद होते हैं। ताहम अदम मुताबिकत पसंद इंतहाई कीमती होते हैं क्योंकि उनकी निगाह उन चीज़ों पर होती है जिन्हें हम देखने की जहमत नहीं करते। इन लोगों में शायराना ताल्ली नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अक्सर औक़ात जब इन पर जोश गालिब होता है, इस वक्त भी वो कोई ना कोई ऐसा नुक्ता ढूंढ निकालते हैं जिससे इनका सारा जोश हवा हो जाता है। लेकिन तनकीदी तज्जियाती फिक्र किसी भी कारोबार के लिए बहुत अहम होती है। हेवंस गेट जैसी अजीम शान फिल्म की नाकामी जरा ज़हन में लाइए। अगर आप पस मंजर में देख सकते तो आपको पता चलता कि कितने मुताबिकत पसंद और हवाले के अंदरूनी दायरों वाले तख्लीकी ज़हन इसके पीछे फ़ाल रहे थे। सब मकसद हासिल करने की भाग दौड़ में लगे हुए थे और कोई भी इन चीज़ों का ख्याल नहीं कर रहा था जिनसे फासला रखना या दूर हटना ज़रूरी था। इन्हें यकीनन कोई अदम मुताबिकत पसंद चाहिए था जो इन्हें बताता
एक सेकंड ठहरो, ये क्या चीज है, और इस अंदाज में इन्हें समझाता कि वो तख्लीक कार लोगों के हवाले के अंदरूनी दायरे के लिए काबिल कबूल होता। मुताबिकत और अदम मुताबिकत के तरीके इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ अंदाज से यहाँ तक कि ग़िज़ाइयत में भी कारगर हो रहे होते हैं। मुताबिकत पसंद बुरी खुराक भी खा पी कर उठते हैं, क्योंकि इन्हें ग़िज़ा चाहिए होती है और वो हमेशा एक जैसी होती है। वो कोई सेब या आलू बुखारा नहीं खाना चाहेंगे। हल्के पक्के होने, शक्ल सूरत, जायके, इसके रखे जाने की मुद्दत और इसी तरह की बहुत सी जज़ियात की वजह से खासा फर्क हो जाता है। इसलिए वो बेकार ग़िज़ा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें तब्दीली नहीं आती। ये ग़िज़ा कितनी ही बेढंगी क्यों ना हो, मुताबिकत पसंदी के पेट की आग तो बुझा ही देती है। अगर आपके पास ऐसी मुलाज़मत है जिसमें साल हर साल तक यकसां दोहराया जाने वाला काम ही किया जाता है, तो क्या आप किसी अदम मुताबिकत पसंद को मुलाजिम रखना पसंद करेंगे? जाहिर है बिल्कुल नहीं। आप मुताबिकत पसंद शख्स को वहां लाना चाहेंगे और वो शख्स आपकी हस्बे ख्वाहिश ज्यादा से ज्यादा अरसा खुशी से रहना पसंद करेगा। अगर आपके काम की नोयत ऐसी है जिसमें बेतहाशा लचक और मुतवातिर तब्दीली का अंसर नुमाया है, तो क्या आप इस सूरत में मुताबिकत पसंद फर्द का इंतखाब करेंगे? यकीनन नहीं। किस किस्म के लोगों को किस तरह के कामों में लगाया जा सकता है और कहाँ वो तवील अरसे तक काम करना पसंद करेंगे, इस हवाले से ये खसूसियत इंतहाई कारामद हो सकती है। एक माहिर गोल करने वाले का मामला देखिए। अभी कुछ साल पहले इसने सीजन के शुरू में जबरदस्त कामयाबियां हासिल की। इसके किक लगाने में जरा सी भी गलती नहीं होती थी, लेकिन चूंकि वो अदम मुताबिकत पसंद था, इसलिए जल्द ही इसने अपनी रूटीन बदलना शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि वो सही कारकर्दगी नहीं दिखा सकता था। मुख्तलिफ स्टेडियम्स में गोल पोस्ट के पास मुख्तलिफ तरह के पंखे लगाकर इसे इर्तिकाज करने की तरफ माइल किया गया। ये जहन में रख कर कि वो कितने मुख्तलिफ हैं, अपने दिल की तसल्ली के लिए वो खफीफ सी तब्दीली को भी अदम मुताबिकत समझ लेता। इस तरह इसकी कारकर्दगी दोबारा बहाल हो गई और वो अपने बेहतरीन अंदाज में खेलने लगा। क्या आप मुताबिकत पसंद और अदम मुताबिकत पसंद दोनों पर एक ही तरगीबी टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे? क्या आप इनको एक ही काम के लिए रखना पसंद करेंगे? क्या आप दो बच्चों पर मुख्तलिफ मुताबिकत वाली हिकमत अमलियाँ एक ही अंदाज में आजमाएंगे? यकीनन नहीं। यहाँ ये कहना मकसूद नहीं कि हिकमत अमलियाँ बदली नहीं जा सकती। लोग पेलोवियन कुत्ते नहीं होते, वो किसी हद तक अपनी हिकमत अमली में तब्दीली ला सकते हैं, बशर्त ये कि कोई इनसे इनकी जबान में बात करके इसका तरीका इन्हें बताए। तवील मुद्दती अदम मुताबिकत पसंद शख्स को मुताबिकत पसंद में बदलना खासा मेहनत तलब और सब्र आजमा काम है। ताहम आप इसकी अप्रोच के ज्यादातर हिस्से को ठीक कर सकते हैं। बस आपको इस अमल में थोड़ा बहुत नाशाइस्ता और मुश्किल पसंद होना पड़ेगा। अपने से मुख्तलिफ लोगों के साथ रहने के बहुत से राजों में से एक ये भी है। दूसरी जानिब मुताबिकत पसंदों के लिए ज्यादा मुख्तलिफ नौ की अशिया देखना मुफीद है, क्योंकि इनमें अमूमियत का रुझान पाया जाता है। इस हफ्ते और गुज़िश्ता हफ्ते में पैदाशुदा मुख्तलिफ अनवा वाक़ियात या एक और दूसरे शहर के माबैन मौजूद फ़र्क का नोटिस लेना एक मुताबिकत पसंद फ़र्द के लिए बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि वो कहता फिरे कि लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क एक जैसे शहर हैं। थोड़ा बहुत इर्तिकाज़ फ़र्क और इम्तियाज़ात पर भी होना चाहिए। ये भी ज़िंदगी के चटखारे का हिस्सा हैं। क्या मुताबिकत पसंद और अदम मुताबिकत पसंद एक दूसरे के साथ खुशो खुर्रम रह सकते हैं? यकीनन, जब तक वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। इख्तलाफात जन्म लेते ही वो दूसरे शख्स के बारे में महसूस कर लेंगे कि दरअसल वो बुरा या गलत नहीं, बल्कि चीज़ों के मुतल्लिक इसका तस्वुर मुख्तलिफ तरह का है। ताल्लुक कायम करने के लिए दोनों अफराद का यकसां होना कतई ज़रूरी नहीं। आपको सिर्फ वो तफरीक या इख्तलाफात के अंदाज याद रखने हैं जिनमें आप चीज़ों को तस्वुर करते हैं, और एक दूसरे के एहतराम और पसंदीदगी का ख्याल रखना है। किसी को किसी शय के मुतल्लिक कायल करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगला मेटा प्रोग्राम इसी से इबारत है। कायल करने वाली हिकमत अमली के दो हिस्से होते हैं। ये मालूम करना कि क्या चीज़ किसी को मुसलसल कायल कर रही होती है। आपको सबसे पहले ये दरियाफ्त करना है कि इसे कायल होने के लिए कौन से हिस्से तामीराती ब्लॉक्स की ज़रूरत है, और इसके बाद आपको लाजमन ये जानना चाहिए कि कायल होने से पहले इसे ये तरगीबात कितनी दफ़ा चाहिए होती हैं। किसी शख्स के कायल करने वाले मेटा प्रोग्राम को
मालूम करने के लिए इससे पूछिए। जब कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो आपको कैसे पता चलता है? क्या आप इस दौरान अलिफ इसकी कारकर्दगी देख रहे होते हैं, या बे इसकी कारकर्दगी के मुतालिक सुन रहे होते हैं, जी इसके साथ काम कर रहे होते हैं, दाल इसकी कारकर्दगी और सलाहियत के बारे में पढ़ते हैं? जवाब इन सब बातों का मलगूबा भी हो सकता है। आप किसी को अच्छी तरह काम करते देखकर या लोगों से इसकी महारत के बारे में सुनकर इसकी कारकर्दगी पर यकीन कर सकते हैं। अगला सवाल है कि आपको कायल करने से पहले किसी शख्स को कितनी दफा अपनी अच्छी कारकर्दगी या महारत का मुजाहरा करना होता है? इसके 4 मुमकिन जवाब हैं। अलिफ फौरन, मसलन अगर कोई आपके सामने अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो आप यकीन कर लेते हैं। बी कई मर्तबा। जी काफी तवील मुद्दत, मसलन चंद हफ्ते, महीना या साल। दाल तसलसल के साथ। इस केस में मुतल्लिका आदमी को हर वक्त अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाना पड़ती है। किसी इदारे का सरबराह होने के नाते आपके लिए सबसे अहम और कीमती चीज अपने अहम कारकुनों का एतमाद जीतना और इनसे ताल्लुक कायम रखना है। अगर वो समझते हैं कि आप इनका ख्याल रखते हैं, वो आपके लिए ज्यादा मेहनत, लगन और बेहतर अंदाज से काम करेंगे। अगर इन्हें आप पर यकीन नहीं तो वो कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस एतमाद की बहाली के लिए इनकी मुख्तलिफ नौयत की जरूरियात पर भी तवज्जो देना लाजमी है। बाज लोग ताल्लुक पैदा कर लेते हैं और इसे कायम भी रखते हैं। अगर इन्हें एहसास हो कि आप इनका ख्याल करते हैं और इनके मामलात में कोई गड़बड़ नहीं करते, तो आप एक जबरदस्त ताल्लुक पैदा कर लेते हैं जो किसी शदीद नौयत की गड़बड़ की सूरत में ही खत्म हो सकता है। हर किसी के साथ यही सूरत हाल नहीं होती। बाज कारकुन इससे ज्यादा के ख्वाहां होते हैं, चाहे वो महज शाबाशी ही क्यों ना हो। पसंदीदगी का तहरीरी इजहार, लोगों के सामने तारीफी कलमात या किसी अहम काम का तफवीज किया जाना भी इसी जेल में आते हैं। वो इतने ही वफादार और ज़हीन होंगे, मगर इन्हें दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा तस्दीकी अमल चाहिए। इन्हें बाहमी रिश्ते की मजबूती का मजीद सबूत चाहिए होता है। जैसे कोई भी अच्छा सेल्समैन एक दफा किसी चीज को फरोख्त करने के बाद जान जाता है कि इसने इसे हमेशा के लिए अपना गाहक बना लिया। बाज लोग खरीदने का फैसला करने से पहले 2-3 दफा चीज को देखते और जांचते हैं, और बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो खरीदने के अमल में महीनों लगा देते हैं। जाहिर है सेल्समैन का पसंदीदा गाहक कौन होगा? क्या वो शख्स जिसने आपकी चीज चंद सालों इस्तेमाल की हो और आप जब भी इससे मिले वो आपसे पूछने लगे कि मैं इसे क्यों इस्तेमाल करूं, और हर दफा आपको इसके फवायद गिनवाने पड़े। जाती ताल्लुकात में सिलसिला कुछ ज्यादा शिद्दत के साथ इसी तरह चला करता है। बाज लोगों पर आप अपनी मोहब्बत एक दफा साबित कर दें तो ये दायमी समझी जाती है। बाज दूसरी तरह के लोगों के लिए आपको रोजाना अपनी मोहब्बत साबित करना पड़ती है। इन मेटा प्रोग्राम की आगाही की अहमियत ये है कि इनसे किसी को कायल करने का गेम प्लान फराहम होता है। आपको शुरू में ही मालूम होता है कि इसे किस तरह कायल करना होगा, और आप हर दफा उलझने वाले शख्स को कायल करने में परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको इससे इस रवैये की तवक्का होती है। आपने पीटर के उसूल के मुतालिक सुना ही होगा। ये नजरिया कहता है कि तमाम लोगों को इनकी नाअहलियत की सतह तक तरक्की दी जानी चाहिए। इसकी एक वजह यह है कि आजिर अमूमन कारकुनों के काम की हिकमत अमलियों के बारे में बेहिस होते हैं। बहुत से लोग बाहमी ताउन के माहौल में बेहतरीन काम करते हैं। वो फीडबैक और बाहमी तबादला ख्याल की आसानी की बदौलत तेजी से तरक्की करते हैं। क्या आप इन्हें इनके अच्छे काम का इनाम किसी नए खुद मुख्तार कारोबार का इंचार्ज बनाकर देना चाहेंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि आप इनकी जहानत का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं कि इसी सतह पर आपको एक आदमी रखना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको इन्हें ऐसी तरक्की और नए काम के मुशाहिदात का मौका देना चाहिए जिससे इनकी जाती जहानत का बेहतरीन इस्तेफादा हो सके। इस तरह कुर्बत की हिकमत अमली वाले बहुत से लोग किसी टीम का हिस्सा होना चाहते तो हैं, मगर वो अपना काम खुद ही करना पसंद करते हैं। किसी भी इदारती ढांचे में ऐसे काम होते हैं जो तीनों हिकमत अमलियों की अफजाइश कर सकते हैं। अलबत्ता ये जानने की लगन बहुत जरूरी है कि लोगों से बेहतरीन काम कैसे लिया जा सकता है, और फिर इन्हें किसी तरह के काम में लगाया जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें। ये बात खत्म कर लेने के बाद लोगों के मेटा प्रोग्राम्स को मालूम करने की मशक कीजिए। इनसे पूछिए आप ताल्लुकात में क्या चाहते हैं,
जब आप कोई काम कामयाबी से कर लेते हैं तो आपको कैसे पता चलता है इस महीने के काम में क्या बाहमी ताल्लुक है? आपको कायल करने के लिए किसी को कितनी दफा अपनी कारकर्दगी दिखाना पड़ती है? अपने पसंदीदा काम के मुशाहिदे के मुतालिक मुझे बताइए, और ये भी कि वो आपके लिए अहम क्यों था। जब आप सवालात कर रहे हैं तो क्या सामने मौजूद शख्स आपकी तरफ मुतवज्जा है? क्या इसे आपके रद्द अमल में दिलचस्पी है या इसका जहन कहीं और भटका हुआ है? इन चंद सवालात के जरिए आप ज़ेरे बहस मेटा प्रोग्राम्स को कामयाबी से मालूम कर सकते हैं। अगर आपको मतलूबा मालूमात नहीं मिल पाती तो नए अंदाज से सवालात दोहराएं, यहाँ तक कि आप सही नतीजा अखज़ कर सकें। इस किताब में मौजूद हर चीज़ की तरह मेटा प्रोग्राम्स भी 2 सतहों पर इस्तेमाल होने चाहिए। पहली सतह पर चीज़ों की जानकारी और दूसरों के साथ अपने अबलाग के आले के तौर पर, जैसे किसी आदमी की हरकत और सकनात, इसके बारे में आपको लातादाद कहानियां सुनाती हैं। इसी तरह इसके मेटा प्रोग्राम वाज़ेह तौर पर बता रहे होंगे कि वो किन चीज़ों की तरफ राग़िब होता है और किन चीज़ों से खौफज़दा। दूसरी सतह पर ये ज़ाती तब्दीली के लिए बतौर आला इस्तेमाल होते हैं। याद रखिए, आपके रवैये ही आप नहीं हैं। अगर आप कोई ऐसा पैटर्न चलाने के ख्वाहां हैं जो आपके खिलाफ काम करता है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इसे तब्दील कर डालें। मेटा प्रोग्राम्स ज़ाती आगही और तब्दीली के लिए इंतहाई मुफीद आलात में से एक है, और ये बास इंतहाई मुफीद अबलागी आलात की कुंजी फराहम करते हैं। अगले बाब में हम बाज़ दूसरे काबिल कदर अबलागी आलात पर गौर करेंगे, ऐसे आलात जो आपको दिखाएंगे। अदब सराय। 15वां बाब, मज़ाहमत पर काबू पाना और मसाइल हल करना। कोई शख्स बहती नदी में साकित खड़ा रह सकता है, लेकिन इंसानों की दुनिया में नहीं। एक जापानी कहावत, मॉडल करना पसंदीदा नताइज को जन्म देने वाले इंसानी इक़दामात के फैसला कुन पैटर्न्स को वाज़ेह करना और अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने के अपने इक़दामात की रहनुमाई करना। आप ये सब पहले ही सीख चुके हैं। इनका हकीकी मकसद ये था कि आपको अपने रवैयों के चुनाव में बेतुकी कोशिशें ना करनी पड़ें। अपने ज़हन को चलाने के इंतहाई मौसर अंदाज सीख कर आप मुकम्मल बाइख्तियार सॉवरेन बन सकते हैं। दूसरे से डील करते हुए किसी हद तक गैर वाज़ेह कोशिश बहरहाल ज़रूरी होती है। आप दूसरों के रवैयों को इतनी तेज़ी, यकीन और मुस्तैदी के साथ गाइड नहीं कर सकती जिस तरह आप अपने नताइज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को तेज करना सीखना ही ज़ाती कामयाबी की कुंजी है। आप इस ताल्लुक को पैदा करके, मेटा प्रोग्राम्स को समझ के और दूसरों की ज़हनी सतह को जानकर, ताकि आप इनसे इनके ही अंदाज में डील कर सकें, ये काम कर सकते हैं। ये बाब मज़ाहमत पर काबू पाने और मसाइल के हल की आगही के जरिए बाहमी मावनात में मुतवातिर कोशिशें, ट्रायल एंड एरर, जो इंसान का फितरी हिस्सा हैं, और दरियाफ्त की रफ्तार बढ़ाने का मुतालिया करता है। अगर मॉडलिंग को किताब के पहले निस्फ हिस्से का कलीदी लफ्ज समझ लिया जाए, क्योंकि अपने पसंदीदा नताइज की फौरी बरामदगी के लिए शानदार कारकर्दगी की मॉडलिंग इंतहाई ज़रूरी है, तो किताब के दूसरे निस्फ हिस्से की कलीदी लफ्ज लचक बनता है। मौसर माहिरीन अबलाग में यही एक चीज़ मुश्तरक होती है, वो किसी की ज़हनी सतह को समझते हुए अपने रवैये को, खा वो ज़बानी हो या गैर ज़बानी, मुसलसल बदलते जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी पसंदीदा सूरत हाल पैदा कर लेते हैं। अच्छे अबलाग का एक ही रास्ता है, इनकसार, आजिज़ी और खुद में तब्दीली की ख्वाहिश के साथ इब्तदा कीजिए। महज ख्वाहिश के जोर पर आप अबलाग नहीं कर सकते। आप किसी को भी अपना नुक्ता नज़र ज़बरदस्ती समझा नहीं सकते। मुसलसल बावसीला, रिसोर्सफुल और मुतवज्जा करने वाली लचक के जरिए ही आप वाज़ेह अबलाग कर सकते हैं। अक्सर ये लचक फितरी तौर पर नहीं आती। हम में से बहुत से लोग हैरत अंगेज तवातर के साथ एक जैसे पैटर्न अपनाए रखते हैं। कई लोग तो अपने सही होने पर अंधा यकीन रखते हैं। वो समझते हैं कि एक ही अमल की जबरदस्त तकरार के जरिए कामयाबी तक रसाई मुमकिन है। यहाँ अना और काहिली दोनों मुश्तरका तौर पर काम कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात माजी में किए गए काम को बईना दोहराना वाकई आसान होता है, लेकिन आसान तरीन ही बसा औक़ात करने में बदतरीन हो जाता है। इस बाब में हम रुख तब्दील करने, पैटर्न तोड़ने, अबलाग को नया रुख देने और कंफ्यूजन से फ़ायदा उठाने के तरीकों का जायजा ले रहे हैं। सूफी शायर विलियम ब्लैक ने कहीं लिखा था
अपनी राय कभी ना बदलने वाला शख्स खड़े पानी की तरह है। इसके जहन में आहिस्ता रू कीड़े मकोड़े पलते रहते हैं। अपने अबलाग के पैटर्न्स कभी ना बदलने वाला शख्स भी खुद को ऐसी ही खतरनाक दलदल में महसूस करता है। हम ये पहले भी जान चुके हैं कि किसी भी सिस्टम में ज्यादा ऑप्शंस की हामिल मशीन इंतहाई लचक, ज्यादा मौसर साबित होगी। लोगों के साथ भी यही मामला है। जिंदगी की कलीद मुमकिना हद तक बहुत से रास्ते खोलती जा रही है, बहुत से दरवाजों पर दस्तक दे रही है, इतनी ही मुख्तलिफ तरह की अप्रोच इस्तेमाल कर रही है जो किसी भी सवाल को हल करने के लिए जरूरी होती है। अगर आप एक ही प्रोग्राम पर चलते हैं, एक ही हिकमत अमली इस्तेमाल करते हैं, तो आप महज इतने मौसर साबित होंगे जितने के पहले गियर में चलने वाली कार। एक दफा मैंने किसी होटल में एक खातून दोस्त को इस्तकबालिया पर मौजूद क्लर्क से गुफ्तगू करते देखा। वो चेक आउट टाइम करने के बाद भी कुछ घंटे कमरा अपने पास रखना चाहती थी। इसका शोहर स्कीइंग के हादसे में जख्मी हो गया था और वो मुनासिब ट्रांसपोर्ट का इंतजाम होने तक इसे वहीं आराम के लिए रखना चाह रही थी। क्लर्क इसे नरमी से समझाए जा रहा था कि ये नामुमकिन है। खातून इसकी बातें तवज्जो और गौर से सुनती और फिर दोबारा जवाबी इस्तदलाल के साथ शुरू हो जाती। मैं इसे खवातीन के महसूस दिलकश अंदाजे तरगीब से लेकर खालिस अकली दलाइल तक सारे रंग बरंग राग बिखेरते देख रहा था। थकावट, खिंचाव, गुस्सा या इस किस्म का कोई भी प्रेशर इसके चेहरे से जाहिर नहीं हुआ। बस वो कायल करने में लगी रही। बिल आखिर क्लर्क के चेहरे पर तासुफ अमेज मुस्कुराहट आई और वो कहने लगा, मैडम, मेरा ख्याल है आप जीत गई। इसने अपना मकसद कैसे हासिल कर लिया? क्योंकि जब तक इसने क्लर्क से अपना मौक़िफ़ नहीं मनवा लिया, वो मुतवातर अपने अंदाज और रवैयों में तब्दीली लाती रही और ये इसमें मौजूद मतलूबा लचक की बदौलत मुमकिन हुआ। हम में से अक्सर लोग धौंस और धांधली के जरिए झगड़ों का तस्फिया करना मुनासिब समझते हैं। आप अपनी मर्जी के तस्फिये तक अपने दलाइल पर अड़े रहते हैं। टाई ची जैसे मशरकी मार्शल आर्ट्स इसका ज्यादा शानदार और मौसर मॉडल होते हैं। यहाँ मकसद कुव्वत पर काबू पाना नहीं, बल्कि इसे दूसरी सिमत लेना है। कुव्वत का सामना कुव्वत से नहीं किया जाता, बल्कि खुद को आने वाली कुव्वत से मुतवाजन करना और इसे किसी नई सिमत में डालना मकसूद होता है। यही कुछ मेरे खातून दोस्त ने किया और यही बेहतरीन अबलाग कहलाता है। याद रखिए, मज़ाहमत नाम की कोई शय नहीं होती। ये लफ्ज गलत वक्त पर गलत सिमत में धकेलने वाला गैर लचकदार अबलाग होता है। एकेडू मास्टर की तरह अच्छा अबलाग पसंद किसी के नजरियात की मुखालफत करने की बजाय पैदा होती मज़ाहमत को महसूस करने की लचक और सलाहियत की वजह से मुत्तफ़िक़ाना कात की तलाश करता है, इनसे अपनी मुताबिकत पैदा करता है और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक अबलाग को नई सिमत दे देता है। बेहतरीन सिपाही हमला आवर नहीं होता, बाकमाल जंगजू तशद्दुद किए बगैर कामयाब हो जाता है, अजीम तरीन फातेह बगैर जिद्दोजहद के जीत जाता है, इंतहाई कामयाब मैनेजर बगैर डिक्टेशन के क़यादत करता है। यही अक्लमंदाना अदम जारहियत कहलाती है और इसी को कमाले कारीगिरी कहते हैं। लाओ त्सू। ये याद रखना जरूरी है कि बास अल्फाज और मुहावरे मज़ाहमत और मसाइल पैदा करते हैं। बड़े लीडर्स और माहिरीन अबलाग इसे बखूबी समझते हैं और इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज और इनके असरात पर खसूसी तवज्जो देते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी सवाने उम्री में लोगों से ताल्लुकात बरकरार रखते हुए अपने नजरियात के अबलाग की हिकमत अमली यूं बयान करते हैं, मैंने अपने इजहार के मामले में मुनासिब से झिझक को अपना शार बनाया है। किसी भी मुमकिन मुतनाज़िया बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कभी भी यकीनन, बिला शक व शुबा जैसे अल्फाज या किसी राय के मुतल्लिक वाज़िह मुस्बत रद्द अमल जाहिर नहीं करता। मैं अमूमन इस तरह कहता हूँ, ये चीज़ यूं मालूम होती है या ऐसी लगती है, मुझे महसूस होता है, या मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये ऐसे है या वैसे, जाने इसकी क्या वजूहात हैं, क्या हैं, या मेरे तसव्वुर में कुछ इस तरह आता है। मुमकिन है मैं गलती पर हूँ। मुख्तलिफ औकात में जब भी मुझे लोगों को अपनी राय समझाने और इन्हें किसी खास जानिब तरगीब दिलाने की जरूरत पड़ी, मेरी ये आदत मेरे लिए इंतहाई मुफीद साबित हुई। बुजुर्ग बेन फ्रैंकलिन को अपनी राय के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा किए बगैर लोगों को कायल करना आता था। वो मनफी रद्द अमल पैदा करने वाले अल्फाज का सही इस्तेमाल करना जानते थे। ऐसे और भी बहुत से अल्फाज हैं। मैं आपको हमा वक्त मौजूद एक 4 हरफी लफ्ज लेकिन की मिसाल देता हूँ। ये लफ्ज लाशऊरी तौर पर और खुद ब खुद अदा हो रहा होता है।
ہماری زبان کے انتہائی تباہ کن الفاظ میں سے ایک لفظ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ سچ ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، یا یہ غیر متعلقہ بات ہے جو کچھ اس سے پہلے کہا تھا لیکن اس کی نفی کر رہا ہے۔ آپ کو کیسا لگے گا اگر کوئی آپ سے کہے وہ آپ سے متفق ہیں، لیکن اگر آپ اس لفظ کو اور سے بدل دیں تو کیسا رہے؟ اگر آپ یہ کہیں یہ بات صحیح ہے اور یہاں ایک اور بات بھی صحیح ہے تو کیسا لگا؟ یہ اچھا دلچسپ آئیڈیا ہے اور اسے سوچنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے۔ دونوں معاملات میں آپ اتفاق ظاہر کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ مزاحمت پیدا کرنے کی بجائے آپ نے معاملے کو نیا رخ دے ڈالا۔ یاد رکھیے، کہیں بھی کوئی مزاحم لوگ نہیں ہوتے، صرف غیر لچکدار ابلاغ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح بعض الفاظ اور محاورے خود بخود مزاحمت کا احساس یا کیفیت پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ابلاغ کے ایسے انداز بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو باہم ملاتے اور کھولتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے پاس ابلاغ کا ایسا آلہ ہو جس کے ذریعے آپ کسی مسائل کے متعلق اپنے حقیقی محسوسات ظاہر کر سکیں، اپنے تشخص پر کوئی سمجھوتا کیے بغیر، اور دوسرے آدمی سے کبھی عدم اتفاق کی صورت کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مناسب حد تک طاقتور آلہ ٹول ہوگا؟ جی ہاں، ممکن ہے، اور اسی کو اتفاق کا دائرہ فریم ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے 3 جملے ہیں جنہیں آپ مخاطب کے ذریعے اپنے احترام کے جذبات کے اظہار، کم سے کم تعلق قائم رکھنے، اپنے صحیح احساسات کے بیان اور بہر صورت اس کی رائے کے خلاف مزاحمت نہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مزاحمت کے بغیر کوئی تنازع پیدا نہیں ہوتا۔ یہ 3 جملے درج ذیل ہیں۔ میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، اور میں اتفاق کرتا ہوں، اور ہر معاملے میں آپ 3 باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دوسرے آدمی کی دنیا میں داخل ہو کر تعلق استوار کرتے ہیں۔ آپ اس کے ابلاغ کو لیکن اور تاہم جیسے الفاظ کے ذریعے نظر انداز کرنے یا غیر اہم بنانے کی بجائے پوری طرح تسلیم کرتے ہیں۔ آپ اتفاق کا دائرہ جنم دیتے ہیں جو آپ کو ایک دوسرے سے قریب کرتا ہے، اور آپ مزاحمت پیدا کیے بغیر کسی بھی نئے معاملے کو نیا رخ دینے کی راہ کھول رہے ہیں۔ یہ مثال دیکھیے، کوئی آپ سے کسی چیز کے بارے میں کہے، آپ بالکل غلط ہیں۔ اگر آپ جواباً اسے سختی سے کہیں، نہیں میں بالکل غلط نہیں، تو کیا آپ کا تعلق برقرار رہے گا؟ نہیں، تنازع جو پیدا ہو جائے گا، اور ساتھ ہی مزاحمت بھی۔ اس کے بجائے اس شخص سے کہیں، میں اس معاملے میں آپ کے احساسات کی شدت کا احترام کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس بارے میں اگر آپ میری رائے بھی سن لیتے تو ممکن ہے آپ کے احساسات مختلف ہوتے۔ غور سے دیکھیے، آپ کو اس شخص کے ابلاغ کی تفسیرات سے متفق نہیں ہونا پڑا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ دوسرے شخص کے احساسات کو قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، ان کا احترام کر سکتے ہیں، یا متفق بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کے احساسات کی قدر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس جسمانی کیفیت میں ہوتے یا آپ کے تصورات وہی ہوتے تو غالباً آپ کے احساسات بھی وہی ہوتے۔ آپ کسی بھی آدمی کے ارادے یا نیت کی قدر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر اوقات 2 اشخاص کسی مسئلے پر اختلاف کی صورت میں ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو برداشت نہیں کرتے، چنانچہ وہ ایک دوسرے کو سن بھی نہیں رہے ہوتے، لیکن اتفاق کے دائرے کے استعمال کی صورت میں آپ مخاطب کی بات زیادہ توجہ سے سن رہے ہوں گے، اور نتیجتاً لوگوں کی قدردانی کے نئے نئے طریقے دریافت کر رہے ہوں گے۔ فرض کیجئے آپ ایٹمی مسئلے پر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا حامی ہے، جبکہ آپ ان ہتھیاروں کو ختم کرنے کے قائل ہیں۔ ایک ہی نیت، اپنے اور اپنے گھرانے کی زیادہ سے زیادہ حفاظت اور زیادہ پرامن دنیا کے باوجود دونوں ایک دوسرے کو حریفوں کی طرح گھور رہے ہوں گے۔ چنانچہ اگر دوسرا آدمی کہتا ہے دنیا کو جوہری تباہی سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ روسیوں کو اڑا دیا جائے، اس سے بحث میں الجھنے کی بجائے آپ اس کی دنیا میں داخل ہو کر کہہ سکتے ہیں، میں آپ کے خیالات اور اپنے بچوں کے تحفظ کی خواہش کی قدر کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ روسیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے علاوہ اور بھی راستے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے ہمارا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ اس امکان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب آپ اس طرح ابلاغ کرتے ہیں، دوسرا آدمی اپنی رائے کا احترام محسوس کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اسے توجہ سے سنا گیا، چنانچہ کوئی تنازع کھڑا نہیں ہوتا، کوئی اختلافات جنم نہیں لیتے، بلکہ فوراً ہی اپنے نئے امکانات دریافت ہونے لگتے ہیں۔
یہ فارمولا کسی کے بھی ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔ دوسرا آدمی چاہے کچھ بھی کہہ رہا ہو، آپ اس کی کوئی نہ کوئی بات پسند کر سکتے ہیں، اس کی قدر کر سکتے ہیں یا اس سے اتفاق کر سکتے ہیں۔ آپ سے لڑائی ناممکن ہے، کیونکہ آپ لڑیں گے ہی نہیں۔ جو شخص اپنے نظریات پر اڑا رہتا ہے، اسے اتفاق کرنے والے ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ لاؤ تزو۔ میں اپنے سیمیناروں میں ایک چھوٹا سا تجربہ کیا کرتا ہوں، جس سے اکثر لوگوں کو یادگار نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ میں ایک سوال پر دو متضاد نقطۂ نظر رکھنے والے حضرات کو بحث کی دعوت دیتا ہوں۔ اس بحث میں انہیں لفظ لیکن کے استعمال اور دوسرے کے نظریے کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ زبانی کلامی ایکیڈیو کی طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لوگ اسے آزادی کا تجربہ محسوس کرتے ہیں۔ دوسروں کا نقطہ نظر سننے، اس کی قدر کرنے کی وجہ سے ان کی آگہی میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ عداوت اور دشمنی کا احساس جنم نہیں لیتا۔ وہ بغیر پریشانی یا جھگڑے کے دلائل دے سکتے ہیں، نئی خصوصیات کو جنم دے سکتے ہیں اور وہ متفقہ نکات پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ آپ بھی کسی کے ساتھ ایسی ہی کوشش کیجیے۔ کوئی ایسا مسئلہ لے لیجیے جس کے دو رخوں پر بات کی جا سکتی ہو اور میرے بتائے ہوئے انداز میں بحث شروع کیجیے۔ عمومیت کی تلاش کے کھیل کی مانند اور پھر اپنی مرضی کی سمت کی طرف رہنمائی کیجیے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے تصورات اور اعتقادات سے پھر جائیں، اور نہ ہی میں آپ کو دانش پر جیلی فش بنتے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ زبردستی اور دھونس کی بجائے آپ انتہائی پرسکون انداز میں خود کو متوازن رکھتے ہوئے زیادہ مؤثر طریقے سے اپنا منزل جیت سکتے ہیں۔ دوسرے نظریات کے لیے ذہن کو کھلا رکھنے کی بدولت آپ کا نقطہ نظر زیادہ دلکش اور متوازن ہوگا۔ اکثر لوگ بحث و مباحثے کو مارو یا مر جاؤ کی طرح کا کھیل سمجھتے ہیں۔ ہم صحیح ہیں اور دوسرا آدمی غلط ہے۔ ایک جانب سچائی کی اجالہ داری ہے اور دوسری جانب محض اتھاہ گہرائی۔ میں نے بارہا یہ محسوس کیا ہے کہ اتفاق رائے کے دائرے کے ذریعے مجھے نہ صرف زیادہ آگہی ملتی ہے، بلکہ میرا مقصد بھی زیادہ جلد پورا ہو جاتا ہے۔ ایک اور قیمتی ایکسرسائز کسی ایسی چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا ہے جس پر آپ کو یقین نہ ہو۔ کسی بھی معاملے کے نئے رخ اور پہلو دیکھ کر آپ بری طرح حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ بہترین سیلز مین اور بہترین ماہر ابلاغ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسے شخص کو کسی کام کے لیے راغب کرنا جو کام وہ کرنا ہی نہیں چاہتا کتنا مشکل اور کٹھن عمل ہے۔ کسی بھی شخص کی مرضی کا کام اس سے کرا لینا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ اتفاق کا دائرہ پیدا کر کے تنازع کی بجائے فطری طور پر اس کی رہنمائی کر کے آپ پہلی نہیں بلکہ دوسری قسم کا کام کرتے ہیں۔ چیزوں کو دائرے میں لانا ہی مؤثر ابلاغ کی کنجی ہے، تاکہ ایک شخص وہ کام کرے جسے وہ کرنا چاہتا ہے، نہ کہ وہ کام جو آپ اس سے کرانا چاہتے ہیں۔ مزاحمت پر قابو پانا بے حد کٹھن ہوتا ہے۔ اتفاقی رائے اور تعلق پیدا کر کے اس سے بآسانی بچا جا سکتا ہے۔ مزاحمت کو معاونت میں بدلنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ مسائل حل کرنے کا ایک طریقہ ان کی نئی تعریف کرنا ہے، تاکہ اختلاف کے بجائے اتفاق کا راستہ نکالا جا سکے۔ ایک راستہ ان کے پیٹرنز کو توڑ ڈالنے کا ہے۔ ہم نے بارہا خود کو پھنسی ہوئی کیفیات میں پایا ہے، جہاں ہم اپنے ذہن میں موجود گندگی کو ہی کھنگال رہے ہوتے ہیں، بالکل کسی ریکارڈ کی طرح جس کی سوئی گھسے پٹے نشانات میں اڑ کر رہ جاتی ہے، اور نتیجتاً ایک ہی لفظ یا سر بار بار گونجتا ہوا دماغ خراب کرتا رہتا ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے سوئی یا ریکارڈ جہاں بھی خرابی ہے اسے بدلنا پڑتا ہے۔ پھنسی ہوئی کیفیت کو بدلنے کا بھی وہی طریقہ ہے۔ آپ کو پیٹرن میں مداخلت کرنا ہے، پرانے اور فرزودہ کی جگہ نیا انداز لانا ہے۔ کیلیفورنیا میں واقع اپنے گھر میں جب بھی تھراپی سیشن شروع کرتا ہوں تو میں وہاں کی صورتحال سے بہت لطف اندوز ہوتا ہوں۔ سمندر کے کنارے دکھائی دینے والے خوبصورت سی عمارت میں یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں آنے والے لوگ بہت محسوس ہوتے ہیں۔ ارد گرد کا ماحول ان میں مثبت کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ گھر کے اوپر موجود بالکنی سے انہیں دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں انہیں گھر تک گاڑی میں آتے، باہر نکلتے، حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے نظریں دوڑاتے اور استقبالیہ دروازے تک بڑھتے ہوئے دیکھتا رہتا ہوں۔ ظاہر ہے جو چیز بھی انہیں نظر آ رہی ہے متحرک اور مثبت کیفیت کی حامل ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اوپری منزل میں آتے ہیں، ہم تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں، انتہائی خوشگوار اور مثبت۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں، جی جناب کیسے تشریف آوری ہوئی؟ فوراً ہی مجھے ان کے شانے سکڑتے چہرے کی عضلات
सख्त होते, सांस की रफ्तार धीमी होती और लहजे में खुद रहमी पैदा होती दिखाई देती है, क्योंकि वो अपनी दास्ताने गम सुनाने की तैयारी में खुद को तकलीफ दे कैफियत में लाने का फैसला कर लेते हैं। इस पैटर्न से निपटने का बेहतरीन तरीका ये बताना है कि इसे कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है। मैं अमूमन ये करता हूँ कि इंतहाई शिद्दत से बल्कि गुस्से की सी कैफियत पैदा करके इन्हें कहता हूँ, माफ कीजिएगा, अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की। वो फौरन संभल कर कहते हैं, ओह मैं माजरत चाहता हूँ। वो सीधे होकर बैठ जाते हैं, सांस दुरुस्त हो जाता है, जिस्मानी हरकत सकनात और चेहरे के तासुरात नॉर्मल हो जाते हैं और वो दोबारा बेहतर महसूस करने लगते हैं। पैगाम बुलंद और वाज़ेह तौर पर इन तक पहुँचता है। इन्हें खुद पर बेहतर कैफियत तारी करना आती है। इन्हें ये भी मालूम है कि बुरी कैफियत कैसे चुनी जाती है। इन्हें अपनी जिस्मानी हरकत सकनात, अंदरूनी तस्वीर और अपनी कैफियत को तब्दील करना बखूबी आता है, ताकि वो मौका पर ही अपने रवैये में तब्दीली ला सकें। कितनी जल्दी वो ये सब कुछ कर सकते हैं। लम्हे भर में। मेरे ख्याल में कंफ्यूजन पैटर्न्स में गड़बड़ करने के सबसे बड़े जरियों में से एक है। कोई काम करने का सही ढंग ना आने की वजह से लोग मुख्तलिफ पैटर्न इख्तियार करते हैं। वो इधर उधर धक्के खाते फिरते हैं और फिर परेशानी का शिकार होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अपने मसले के मुतल्लिक और चुभते हुए सवालात दोबारा इनके जहन पर सवार हो जाएंगे। हर शख्स का सूरत हाल से निपटने का अपना अपना तरीका होता है। अपने बेहतरीन अंदाज में खुद को मुज्तमा करके वो अपनी कैफियत में तब्दीली लाना बखूबी जानते थे। अगर आप इस तरह के किसी शख्स को जानते होते तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होता? वही जो अमूमन मुतवक्के होता है। आप आराम से बैठकर एक तवील, हसास और अज़ियत अंगेज गुफ्तगू में उलझ जाते। मुमकिन है इससे मुतल्लिका शख्स थोड़ा बहुत बेहतर महसूस करता, लेकिन वही पैटर्न बदस्तूर बरकरार रहता, क्योंकि इसे पता है कि उदासी तारीख करने से इसे भरपूर तवज्जो मिलती है। अगर आपका रवैया मुख्तलिफ होता तो क्या होता? अगर आप इसे हंसाना शुरू कर दें या नजरअंदाज करने लगे या कुत्ते की तरह भौंकने लगे तो क्या सूरत हाल हो? आप देखेंगे कि वो अपना रद्द अमल ही जाहिर नहीं कर पाएगा और अपने कंफ्यूजन या बेसाख्ता कहकहे के जरिए इसके मुशाहिदे के अदराक का एक नया पैटर्न उभरेगा। अक्सर ऐसी घड़ियां आती हैं जब हम किसी से बातचीत करने की शदीद ख्वाहिश होती है, अपने दोस्तों की जरूरत होती है। दुख और तकलीफ के ऐसे लम्हे होते हैं जब हम दर्द और हसास कानों की हकीकी तलब होती है। लेकिन मैं इन पैटर्न्स, फंसी हुई कैफियत, तकरारी रवैयों के तसलसल की बात कर रहा हूँ, जो खुद ब खुद सरायत करने वाले और तबाह कुन नौयत के होते हैं। आप इन पर जितना जोर देते हैं वो इतने ही नुकसानदेह होते हैं। असल मसला लोगों को ये जाहिर करना है कि वो इन पैटर्न्स को बदल सकते हैं, इनसे अपने रवैयों में तब्दीली ला सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप एक ऐसी गेंद हैं जो हिट लगाए जाने की मुंतज़िर है, तो आपका रवैया भी इसी तरह का होगा। अगर आपको यकीन है कि आपको खुद पर पूरा कंट्रोल है और आप अपने पैटर्न्स बदल सकते हैं, तो यकीनन आप ऐसा कर लेंगे। मुसीबत यह है कि अक्सर औकात हमारा अपना कल्चर हमें इसके बरक्स बना रहा होता है। इसका कहना है हमारे रवैये, हमारी कैफियत, हमारे जज्बात कुछ भी हमारे काबू में नहीं होते। हमने एक मुआलजाती मॉडल अपना रखा है जिसके मुताबिक हम बचपन की चोट से बढ़ते हुए हार्मोन्स तक हर चीज के लिए किसी न किसी के रहमो करम पर होते हैं। चुनांचे ये सबक अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि महज लम्हा भर में पैटर्न्स में रुकावट डाली जा सकती है और इन्हें तब्दील भी किया जा सकता है। रिचर्ड बेंडलर और जॉन ग्रेंडर प्राइवेट थेरेपी करने के जमाने में पैटर्न्स में मुदाखलत के माहिर शुमार किए जाते हैं। बेंडलर एक दफा किसी पागल खाने के दौरे पर गया। वहां इसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसने ईसा मसीह होने का दावा किया था। तो मुहावरतन या रूहानी शक्ल में ऐसा नहीं कहता था, बल्कि वो मुसर था कि वो जिस्मानी तौर पर ईसा मसीह है। बेंडलर ने इससे पूछा, क्या तुम ईसा मसीह हो? इसने कहा, हाँ मेरे बच्चे। बेंडलर ने कहा, अच्छा मैं 1 मिनट में आता हूँ। इस सूरत ने इस आदमी को कुछ कंफ्यूज कर दिया। 3-4 मिनट के बाद बेंडलर वापस आया तो इसके हाथ में पैमाइश करने वाली टेप भी थी। इस आदमी को हाथ फैलाने का कहकर बेंडलर ने इसके हाथों और इसके सरापा की लंबाई नापी। इसके बाद बेंडलर फिर वहां से चला गया। मसीह होने का दावेदार फिक्र में पड़ गया। थोड़ी देर बाद बेंडलर लकड़ी के चंद तख्तों और कुछ बड़ी कीलों के हमरा वापस लौटा और इन्हें सलीब की सूरत देने में मसरूफ हो गया। इस आदमी ने पूछा, क्या कर रहे हो? रिचर्ड स्लीप की आखिरी कील ठोंकने के बाद इसकी तरफ मुड़ा
और इससे पूछने लगा, तुम मसीही हो ना? इसने दोबारा जवाब दिया, हाँ मेरे बच्चे। फिर तो तुम जानते ही होगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बेडलर ने कहा। अचानक इसके सर से मसीहत का भूत उतर गया और इसे अपनी असलियत याद आ गई। इसके पुराने पैटर्न को यह आइडिया कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा होगा। मैं मसीह नहीं हूँ, मैं मसीह नहीं हूँ, वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा। मामला खत्म हो गया। सिगरेट नोशी के खिलाफ की जाने वाली चंद बरस पहले की कैंपेन पैटर्न में मुदाखलत की ज्यादा मुस्बत मिसाल है। इसके मुताबिक जब भी आपका महबूब सिगरेट की तरफ बढ़ने लगे तो इसे सिगरेट की बजाय बोसा पेश कर दीजिए। एक तो ये सिगरेट तक रसाई के खुदकार सिलसिले को तोड़ देता है और साथ ही एक ऐसा नया मुशाहिदा भी देता है जो पिछले मुशाहिदे की दानिशमंदी को शबाहत की धुन में फेंक सकता है। पैटर्न्स में मुदाखलत कारोबार के लिए भी इंतहाई कीमती होती है। एक मुंतजिम ने इसका दुरुस्त इस्तेमाल करके अपने फैक्ट्री के कारकुनों को काम से मुतल्लिक इनके रवायती अंदाज़े फिक्र को बदल डाला। पहली दफा जब इसने वहां का इंतजाम संभाला तो वो प्लांट पर मुआयने के लिए गया जहां वो कंपनी की प्रोडक्ट का इसका जाती मॉडल तश्कील दे रहा था। जब वो मॉडल फैशन लाइन से बाहर आया तो इसने ये मॉडल उठाने की बजाय आम लोगों के लिए बनाया गया मॉडल उठा लिया। ये अभी बनना शुरू नहीं हुआ था। वो गुस्से में आ गया और कहने लगा, वो फैक्ट्री में तैयार होने वाली हर प्रोडक्ट को इसी तरह बनाएंगे जैसे इसे मैंने इस्तेमाल करना है। इसने मजीद कहा कि वो किसी भी वक्त फैक्ट्री के प्रोडक्ट के मयार को देखेगा। ये खबर हर जगह जंगल की आग की तरह फैल गई। इस मुशाहिदे ने बेचारे कारकुनों की मेहनत का अंदाज बदल कर रख दिया। बहुत से लोगों को अपने काम का दोबारा बगौर जायजा लेना पड़ा। ताल्लुक कायम करने के माहिर इस मुंतज़िम ने कारकुनों की किसी भी तरह की मुज़ाहमत के बगैर मसला हल कर डाला क्योंकि इसकी बात इनके दिल को लगी थी। पैटर्न्स में मुदाखलत सियासत में भी खासी मुफीद साबित हो सकती है। आप पैटर्न्स में इन मुदाखलतों का रोजमर्रा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम हमेशा मुख्तलिफ दलाइल में उलझ जाते हैं जिनकी अपनी एक जिंदगी होती है। तनाज़े के पीछे मौजूद असल वजह कभी की भूली जा चुकी होती है, लेकिन हम गुस्से के हाथों पागल हो जाते हैं और बहस जीतने के लिए अपने नुक्ते नजर की हमायत में नए नए सबूत लाने की धुन में लगे रहते हैं। इस तरह की दलील बाजियां ताल्लुक के ज़िमन में तबाहकुन साबित होती हैं। ताल्लुक के खात्मे के बाद शायद आप भी इस बारे में सोचते हो कि मामलात की डोर हाथों से कैसे निकल गई, लेकिन बहसबाजी के दौरान इस तरह की सोच कभी नहीं आती। हाल या किसी ऐसी सूरत हाल के बारे में जरा सोचिए जिसमें आप या आपके दोस्त उलझ कर रह गए हों। पैटर्न्स में किस तरह की मुदाखलत का इस्तेमाल आप कर सकते थे? पैटर्न में मुदाखलत के 5 तरीके अब भी सोचिए जिनका आप मुस्तकबिल में इस्तेमाल कर सकें और ऐसी सूरतें भी ज़हन में लाइए जिनमें इसका इस्तेमाल फायदेमंद हो। गैर दानिशमंदाना सलूक का भी दानिशमंदी से जवाब दीजिए। लाओ त्सू। किसी इब्तदाई वार्निंग अलार्म की तरह अगर आपका पैटर्न में मुदाखलत का निज़ाम पेश की तरतीब शुदा होता कि मामला हाथों से निकलने से पहले ही दलील को शॉर्ट सर्किट किया जा सके तो क्या होगा? मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि हंसी मजाक पैटर्न में मुदाखलत का बेहतरीन अंदाज है। आप कहकहा लगा रहे हो तो गुस्सा आना खासा कठिन होता है। मैं और मेरी बीवी बेकी हमेशा ये हथियार इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने सैटरडे नाइट का इस लाइन पर लिखा गया आई हेट व्हेन इट हैपेंस मजाकिया प्रोग्राम देखा है? अच्छा जिंदा दिलाना प्रोग्राम है। अदाकार एक दूसरे को इन तकलीफ दे अफाल के बारे में बता रहे होते हैं जो वो खुद सरअंजाम देते हैं। मसलन सैंड पेपर को अपने होठों पर रगड़ना और फिर इन पर अल्कोहल गिराकर मलना या गाजर को नाक पर ग्राइंड करना और फिर इस पर खांसी के मेंथोल टैबलेट चबाने की कोशिश करना। और इसके बाद वो कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है। ऐसी कैफियत से दो चार होने से मुझे नफरत है। चुनाचा मेरा और बेकी का ये बाहमी मुआहिदा है कि जब हम में से कोई भी ऐसी दलीलबाजी को तबाहकुन होता देखे तो वो ये कह सकता है, ऐसी कैफियत से दो चार होने से मुझे नफरत है, और दूसरे को इस मौजू को खत्म करना होता है। इस तरह हम किसी मजाक के बारे में सोचते हुए खुद पर तारी मनफी कैफियत को तोड़ डालते हैं और हमें हंसी आ जाती है और साथ ही ये भी याद आ जाता है कि हमें ऐसा करने से नफरत है। अपने अच्छे दोस्त के साथ शैतानी हुज्जतबाजी की लपेट में आना बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप अपने होंठों पर सैंड पेपर रगड़ कर इन पर अल्कोहल टपकाना शुरू कर दें। इंसानी कुव्वतों के दायरे को बढ़ाने वाली हर वो चीज जो इंसान को ये समझाती है कि वो हर नामुमकिन काम कर सकता है, इंतहाई काबिले कदर है। बेन जॉनसन।
इस बाब में दो बुनियादी तस्वुरात हैं और दोनों ही हम में से अक्सर लोगों को बढ़ाए गए उसूलों के खिलाफ हैं। एक तस्वुर यह है कि आपकी फतह की बजाय बाहमी इत्तफाक के जरिए किसी को ज्यादा कायल कर सकते हैं। हम एक समाज में बसते हैं जहाँ बेपनाह मुकाबला है, जहाँ फातेह और शिकस्त खुर्दा के दरमियान वाजिया इम्तियाज बढ़ता जाता है। यूं समझ लीजिए हर तबादला ख्याल में सिर्फ यही दो सूरतें मुमकिन जानी जाती हैं। चंद बरस पहले आने वाले सिगरेट के एक इश्तिहार को जरा याद कीजिए जिस पर यह पैगाम लिखा होता था, मैं तब्दील होने के बजाय लड़ना पसंद करूंगा। इसमें एक ऐसे शख्स की तस्वीर कशी की गई थी जिसकी आंखों में शदीद गुस्सा था, गोया वो किसी भी हाल में लड़ने मरने के लिए तैयार था। लेकिन अबलाग के बारे में अपने इल्म की हद तक मैं कह सकता हूँ कि मुकाबलेबाजी का मॉडल बहुत महदूद होता है। मैं पहले ही ताल्लुक पैदा करने के तिलिस्म और जाती कुव्वत के लिए इसकी जरूरत के मुतल्लिक गुफ्तगू कर चुका हूँ। अगर आप किसी को मुकाबिल या हरीफ के तौर पर देखते हैं या इस पर गालिब आने के बारे में सोचते हैं तो फिर आप बिल्कुल मुखालिफाना दायरे के साथ इब्तदा कर रहे हैं। अबलाग से मुतल्लिक मेरा इल्म यही बताता है कि तनाज़े की हल की बजाय इत्तफाक से सिलसिला बनाना चाहिए। मुसलसल कोशिश और मुज़ाहमत पर काबू पाने की बजाय तवाज़ुन को समझना और रहनुमाई देना चाहिए। करने की निस्बत ये बात कह डालना बहुत आसान है, तहम मुसलसल और शऊरी आगही के जरिए हम अपने अबलाग के पैटर्न्स तब्दील कर सकते हैं। दूसरा तसव्वुर ये है कि हमारे रवैयों के पैटर्न्स हमारे जहन में अनमिट नक्श की तरह नहीं होते। अगर हम मुतअद्दिद मर्तबा एक अमल दोहराते हैं तो वो हमारी हद बन जाता है, वरना हम किसी पेचीदा जहनी बीमारी का शिकार नहीं हुए होते। हम बार बार एक ही तरह का तकलीफ दे पैटर्न दोहराए जाते हैं। ये एक तरीका हो सकता है जिसे हम दूसरों से मंसूब कर देते हैं, या ये हमारे सोचने का भी अंदाज हो सकता है। पैटर्न में मुदाखलत इसका सादा सा हल है। अपना अमल रोक दीजिए और कोई और काम आजमा लीजिए। हम कोई रोबोट तो नहीं है कि इसकी बैटरी की यादाश्त में जाती जख्म मौजूद है तो बस है। अगर हम कोई नापसंदीदा काम करते हैं तो हमें सिर्फ इतना करना है कि इसे पहचाने और बदल डालें। बाइबल क्या कहती है? हम सब लम्हे भर में तब्दील हो जाएंगे, पलक झपकने में हम वही हो जाएंगे जो हम होना चाहेंगे। दोनों मामलात में मुश्तरका बात लचक का तस्वुर ही है। अगर आप किसी तस्वीरी मोम में पजल को जोड़ना मुश्किल समझते हैं तो आप बार बार कोशिश के बावजूद एक ही हल के जरिए इसे जोड़ नहीं पाएंगे। आपको अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की लचक लाना होगी, तभी आप इसे हल कर पाएंगे। आप जितने ज्यादा लचकदार हैं इतने ही ज्यादा इम्कानात पैदा कर सकते हैं, इतने ही दरवाजे खोल सकते हैं और इतने ही कामयाब हो सकते हैं। अदब सराय। सोलवां बाब, तनाजुर की ताकत, असरे नौ जोड़ना, रीफ्रेमिंग। जिंदगी कोई साकित चीज नहीं। अपने जहनों को ना बदलने वाले लोग मुश्किलात का मुकाबला नहीं कर सकते, बिल्कुल इसी तरह जैसे कब्रिस्तान के बासी। एवरेट डर्कसन। जरा पाँव की चाप के बारे में सोचिए। अगर मैं आपसे पूछूं पाँव की चाप का क्या मतलब है, आपका जवाब गालिबन ये होगा, मेरे नजदीक इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं। और अगर आप एक मसरूफ सड़क से गुजर रहे हैं, बहुत सारी पैरों के चलने की आवाजें होंगी जो शायद आप सुन भी नहीं पाएंगे। इस सूरत हाल में वाकई इसका कोई मफहूम नहीं। लेकिन अगर रात के वक्त आप अपने घर में तन्हा बैठे हों और आपको निचली मंजिल पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दे और एक लम्हे के बाद वही चाप ऊपर की जानिब बढ़ती हुई सुनाई दे, तो फिर पाँव की इस चाप की कोई मानवियत होगी। यकीनन पाँव की इसी चाप के सिग्नल के बहुत से मुख्तलिफ मायने हो सकते हैं। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि ऐसी ही सूरत हाल में माजी में आप इसका क्या मफहूम ले चुके हैं। आपके माजी का मुशाहिदा इस सिग्नल का सही हवाला बनेगा और ये तयन करेगा कि आप इससे मुतमईन होते हैं या खौफजदा। मसलन आप इसे अपनी बेगम के वक्त से पहले काम से आ जाने की आवाज समझ सकते हैं। अगर कोई शख्स पहले डाके का मुशाहिदा कर चुका है तो वो इसी आवाज को किसी डाकू के कदमों की चाप जान सकता है। चुनांचे जिंदगी में किसी भी मुशाहिदे का मफहूम इसके गिर्द डाले हुए हमारे अपने दायरे पर मुनहसर होता है। अगर आप इसका दायरा और हवाला बदल दें तो इसका मफहूम फिल फौर तब्दील हो जाएगा। किसी भी मुशाहिदे को असर-ए-नौ जोड़ना
सीखना ذاتی तब्दीली के लिए इंतहाई मौसर आलात में से एक है। इस प्रोसेस को दायरे की दोबारा तश्कील कहते हैं। कागज के एक टुकड़े पर नीचे दी गई शक्ल को बयान कीजिए। आपको क्या नजर आता है? आपको बहुत सी चीजें नजर आ सकती हैं। मुमकिन है आप अपने ख्याल में बाईं सिमत से एक हैट, फिर कोई अफरियत, नीचे को इशारा करता हुआ तीर वगैरह वगैरह देख रहे हों। खुद को बताइए कि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं। आपको कोई लफ्ज फ्लाई दिखाई दे रहा है? मुमकिन है आपने देखते ही समझ लिया हो, क्योंकि इस तरह की मिसालें स्टिकर्स और प्रमोशन की दूसरी अशिया पर आप पहले भी देखते रहते हैं। चुनांचे आपके पुराने हवाले का दायरा आपको इसे फौरी तौर पर समझ जाने में मददगार साबित हुआ। अगर आपने इसे नहीं देखा तो इसकी वजह अब भी नजर नहीं आया। अगर आपको लफ्ज नहीं दिखाई दिया तो इसकी वजह यह है कि आपका आदि तसव्वुराती दायरा सिर्फ इन अल्फाज को कबूल करता है जो सफेद कागज पर स्याह रंग में लिखे होते हैं। चुनांचे जब तक सूरत हाल को समझने के लिए आप ये दायरा इस्तेमाल करते रहेंगे, आपको लफ्ज फ्लाई दिखाई नहीं देगा। यहाँ ये लफ्ज सफेद रंग में लिखा गया है। इसे देखने के लिए आपको अपने तखय्युल का दायरा बदलने के काबिल होना चाहिए। जिंदगी में भी यही बात दुरुस्त है। कई बार हमारे इर्द गिर्द बहुत से इम्कानात बिखरे होते हैं जिनके जरिए हम अपनी जिंदगी को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढाल सकते हैं। ऐसे तरीके भी हैं जिनसे अपने सबसे बड़े मसाइल को अपने लिए अजीम इम्कानात की तरह देखा जा सकता है, बशर्ते कि हम अपने तखय्युल के तरबियत याफ्ता पैटर्न से जान छुड़ा सकें। इस बात का किताब में बारहा तज़किरा हो चुका है कि दुनिया में किसी भी लफ्ज़ का ज़ाती मफ़हूम नहीं होता। हम किसी शय के बारे में क्या महसूस करते हैं या हम दुनिया में क्या कुछ करते हैं, इसका इन्हिसार इसके मुतल्लिक हमारे तखय्युल पर होता है। किसी भी सिग्नल के सिर्फ इसी दायरे या सियाको सबाक में मायने होते हैं जिसमें हम इसका अदराक करते हैं। बदकिस्मती एक नुक्ता नज़र है। मुमकिन है आपका सर दर्द एस्प्रिन के किसी सेल्समैन को अच्छा महसूस हो। इंसान मुशाहिदात को खसूसी मफहूम देने का आदी है। हम कहते हैं ये हुआ था, चुनांचे इसका मतलब वो है। हालांकि हकीकत में किसी भी मुशाहिदे की तशरीह के अनगिनत तरीके हो सकते हैं। हम अमूमन अशिया को अपने माजी के तखय्युल की बुनियाद पर एक मखसूस दायरे में देखने के आदी हैं। अक्सर औकात इन आदी तसव्वुराती पैटर्न्स को तब्दील करके हम अपनी जिंदगी के लिए बड़े इम्कानात को जन्म दे सकते हैं। ये याद रखना अहम है कि तखय्युलात तख्लीकी होते हैं, यानी अगर हम किसी चीज को खुद पर बोझ तस्वुर करते हैं तो दरअसल हम अपने जहन को ये पैगाम दे रहे होते हैं। फिर जहन ऐसी कैफियत पैदा करता है जो इसे हकीकत बना देता है। अगर हम मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से इसी सूरत हाल का जायजा लेते हुए अपने हवाले का दायरा बदल दें, हम जिंदगी में अपने रद्द अमल का अंदाज बदल सकते हैं। हम किसी भी चीज के बारे में अपनी जहनी तस्वीर या तस्वीर बदल सकते हैं और लम्हा भर में अपनी कैफियत और रवैयों को तब्दील कर सकते हैं। दायरे की दोबारा तश्कील यही कुछ है। याद रखिए, हम दुनिया को इस तरह नहीं देखते जैसी कि वो है, क्योंकि चीज़ों की माहियत के बहुत से नुक्ता है नज़र से वजाहत की जा सकती है। हम कैसे हैं, हवाले के हमारे दायरे हमारे नक्शे हमारे इलाके को मुतय्यन करते हैं। ये बात नोट करना अहम है कि हमारे गुज़िश्ता मुशाहिदात दुनिया को देखने की हमारी सलाहियत को मुसलसल फिल्टर करते रहते हैं। ताहम किसी भी सूरत हाल को देखने के मुतअद्दिद तरीके होते हैं। मौसीकी के किसी प्रोग्राम की टिकटें पेशगी खरीद लेने और गेट पर ज्यादा कीमत में फरोख्त करने वाले कारोबारी शख्स को ऐसा घटिया आदमी भी समझा जा सकता है जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है, या इसे ऐसा शख्स भी जाना जा सकता है जो टिकट ना ले सकने वालों या लाइन में खड़े होना पसंद ना करने वालों के लिए इजाफी कीमत पर कोई खिदमत मुहैया कर रहा है। अपनी जिंदगी के मुशाहिदात को मुसलसल इन तरीकों में पेश करना जो आपके लिए और दूसरों के लिए बेहतर नताइज पैदा करने में मददगार हों, जिंदगी में कामयाबी की जमानत है। जब आप किसी चीज की हैसियत का अदराक खुद इसी की नजरों से करते हैं, इसकी खामियों और खूबियों को इसी की तरह कबूल करते हैं और इसकी बेहतरीन सलाहियतों की कम से कम सतह को इस्तेमाल करते हैं, तो सब ठीक होता है। यही काम फितरी अंदाज कहलाता है। आसान तरीन अल्फाज में मुशाहिदे के अदराक में मुस्तमिल हवाले के दायरे में तब्दीली लाकर मनफी कैफियत को मुस्बत कैफियत में बदलना दायरे की दोबारा तश्कील कहलाता है। दायरों की नई तश्कील की किसी भी तसव्वुर में तब्दीली लाने के लिए दो अहम किस्में होती हैं।
सियाको सबाक की दोबारा तश्कील और मवाद की दोबारा तश्कील, दोनों नए दायरे अंदरूनी दर्द में कश्मकश को खत्म करके आपकी अंदरूनी तस्वीर को बदल डालते हैं और इस तरह आपको ज्यादा ताकतवर कैफियत में ले जाते हैं। सियाको सबाक के दायरे की तब्दीली ऐसे मुशाहिदे को लेती है जो बुरा, परेशान कुन और नापसंदीदा होता है, और ये बताती है कि एक दूसरे सियाको सबाक में ही वही रवैया या मुशाहिदा हकीकतन कितना मुफीद होता है। बच्चों का अदब सियाको सबाक के दायरों में तब्दीली की मिसालों से भरा पड़ा है। रोडर्स की नाक, लोग जिसका मजाक उड़ाया करते थे, हकीकतन कितनी फायदेमंद थी। इसने तारीख बर्फानी रात के सियाको सबाक में इसे हीरो बना डाला। बदसूरत बतख को अपने मुख्तलिफ होने की वजह से खासी तकलीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन मुकम्मल बतख बनने पर इसका यही फर्क इसकी खूबसूरती बन गया। हमारा अदम मुताबिकत पसंद पार्टनर इस वक्त तक हमारे लिए एक नागवार बोझ की तरह था, जब तक हमने शदीद गौर फिक्र के बाद अच्छी तरह ये नहीं जान लिया कि वो हमारी पुष्ट पनाही के लिए बहुत जरूरी है। हमारे मुमकिन मसाइल को पेश की जान लेने की सलाहियत की वजह से वो हमारा जबरदस्त सरमाया है। अजीम इजादात अमूमन वही लोग कर पाते हैं जो सरगर्मियों और मसाइल को दूसरे सियाको सबाक में इम्कानी वसाइल की शक्ल देना जानते हैं। मसलन एक जमाने में तेल के मुतल्लिक समझा जाता था कि इसकी वजह से जरी जमीन बेकार हो जाती है, और आज इसकी अहमियत देखिए। कुछ बरस पहले तक लकड़ी की अशिया बनाने वाले कारखानों को लकड़ी का बेकार बुरादा ठिकाने लगाने में बहुत मुश्किल होती थी। एक शख्स ने इस बेकार चीज को लिया और इसे एक नए सियाको सबाक में दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसने इसे गूंद और हल्की साख्त के माया के साथ प्रेस किया और चिप बोर्ड नामी एक नई शक्ल बना डाली। इन कारखानों से वो बेकार बुरादा उठाने के मुआहदे के सिर्फ 2 साल बाद इसने लाखों डॉलर का शानदार कारोबार कायम किया। एक ऐसा कारोबार जिसका अहम तरीन खाम माल इसे मुफ्त बराबर पड़ता था। लेकिन यही तो होता है सरमायाकार, नित नए तरीकों से दौलत पैदा करने की सलाहियत का हामिल। दूसरे अल्फाज में दायरों की दोबारा तश्कील का माहिर। मवाद के दायरे की दोबारा तश्कील इसी सूरत हाल को बरकरार रखते हुए इसकी मानवियत में तब्दीली पैदा करने के बारे में है। मसलन आप कहते हैं कि आपका बेटा हर वक्त बोलता ही रहता है, इसकी जबान चलती रहती है। मवाद के दायरे की नई तश्कील के बाद मुमकिन है आप ये कह रहे हों वो बहुत ज़हीन है, तभी तो इसके पास इतना कुछ होता है कहने के लिए। एक मशहूर फौजी जर्नल के बारे में मशहूर है, इसने दौरान जंग दुश्मन के जबरदस्त हमले पर अपने सारे फौजी दस्तों को नए दायरे का असील बना डाला। इसके अल्फाज यूं थे, हम पसपा नहीं हो रहे बल्कि हम एक और सिमत पेशकदमी कर रहे हैं। जब हमारा कोई करीबी अजीज वफात पा जाता है, हमारे कल्चर में ज्यादातर लोग अफसरदा होते हैं। क्यों? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। फौरी तौर पर दुख का एहसास, फिर भी बाज लोग बहुत खुश होते हैं। क्यों? वो मर जाने वाले के मुतालिक एक नया तसव्वुराती दायरा बना लेते हैं। वो इसे अपने करीब समझते हैं क्योंकि इनके नजदीक कायनात में कोई भी चीज तबाह नहीं होती, महज अपनी शक्ल बदल लेती है। बाज लोगों की खुशी की वजह इनका ये यकीन है कि मौत ज्यादा आला जिंदगी की तरफ ले जाती है। चाय की मेज। कुछ अरसा पहले बाल्टी मॉरिसन में एक जबरदस्त और शानदार आर्टिकल छपा था, गैर मामूली बसारत का हामिल लड़का के उन्वान से यही मजमून रीडर डाइजेस्ट में दोबारा छपा गया। ये केल्विन स्टैनले नामी एक नौजवान लड़के के बारे में था। यूं था कि ये लड़का देखने के सिवा हर काम करता है, साइकिल चलाता है, बेसबॉल खेलता है, स्कूल जाता है और हर वो काम करता है जो 11 साल की उम्र में किया जा सकता है। ये छोटा सा लड़का ये सारे काम किस तरह करता है, जबकि ऐसी सूरत हाल में बहुत से लोग सब कुछ त्याग देते हैं और दुख भरी जिंदगी गुजारते हैं। ये आर्टिकल पढ़ते ही ये वाज़ेह हो गया कि केल्विन की माँ दायरों की दोबारा तश्कील के फन में यकता है। इन तमाम मुशाहिदात को जिन्हें लोग हदूद बनाकर खुद पर तारी कर लेते हैं, इसकी माँ ने केल्विन के जहन में फायदेमंद के तौर पर नक्श कर दिया, और चूंकि केल्विन वही कुछ जहन में तस्वीर करता है, इसलिए वही सब कुछ इसका मुशाहिदा होता है। इस खातून को अपने बेटे के साथ अबलाग की कुछ मिसालें यहाँ दी जा रही हैं। केल्विन की माँ को आज भी वो दिन याद है जब इसके बेटे ने इससे पूछा था कि वो नाबीना क्यों है। मैंने इस पर वाज़ेह किया कि वो इसी तरह पैदा हुआ था और इसमें किसी की गलती नहीं थी। इसने पूछा, मैं ही क्यों? मैंने कहा, पता नहीं क्यों केल्विन,
मुमकिन है तुम्हारे लिए कोई खास प्लान हो। फिर इसने अपने बेटे को नीचे बिठाया और कहा, तुम भी देख रहे हो केल्विन, लेकिन तुम आंखों की बजाय हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो। और याद रखना, कोई चीज ऐसी नहीं जिसे तुम ना कर पाओ। एक दिन केल्विन बहुत अफसरदा हुआ। वो सोच रहा था कि वो कभी भी अपनी माँ का चेहरा नहीं देख सकेगा, लेकिन मिसेस स्टैनले को पता था कि इसे अपने इकलौते बेटे को क्या बताना है। मजमून कुछ इस तरह आगे बढ़ा। मैंने कहा, केल्विन, तुम मेरा चेहरा देख सकते हो अपने हाथों के जरिए, मेरी आवाज सुनकर, और इस तरह मेरे बारे में तुम किसी भी आंखों वाले शख्स से ज्यादा बता सकते हो। आगे मजमून में बताया गया है कि केल्विन इस आंखों वाली दुनिया में इंतहाई यकीन और नाकाबिल शिकस्त खुद एतमादी के साथ चलता फिरता है, और इसकी माँ इसके साथ के साए की तरह लगी होती है। केल्विन कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना चाहता है और नाबीनाओं के लिए प्रोग्राम डिजाइन करने का ख्वाह है। दुनिया में लातादाद केल्विन भरे पड़े हैं। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो मिसेस स्टैनले की तरह मौसर रीफ्रेमिंग कर सकें। इन्हीं दिनों खुशकिस्मती से रीफ्रेमिंग के एक और माहिर से मिलने का इत्तेफाक हुआ। इसका नाम कमांडर जेरी कैफी है। इस शख्स ने वियतनाम में जंगी कैदी की हैसियत से 7 साल तक कैद तन्हाई काटी। इस दौरान अपने होश हवास को काबू में रखने के लिए इसने रीफ्रेमिंग का इस्तेमाल किया। पहली दफा इस किरदार के मुतालिक सुनकर हम हैरत ज़दा रह गए थे। ताहम दुनिया में कोई भी चीज बजाते खुद अच्छी या बुरी नहीं होती। इसका इन्हिसार हमारे अपने पेश करने के अंदाज पर होता है। जेरी ने इस कैद तन्हाई को अपने लिए एक ऐसा शानदार मौका समझा जिसमें इसे खुद को ताकतवर और तवाना रखना, अपनी जात को ज्यादा से ज्यादा दरियाफ्त करना और खुदा के करीब तक होना था। ये वो वक्त था जिसे इसने खुद पर काबू पाने और इस अमल पर फख्र करने का मौका जाना। इसके इर्द गिर्द जो कुछ भी हुआ, इसने इसे इसी दायरे में अपनी जात के इर्तका के मुशाहिदे के तौर पर, और वो इस मुशाहिदे से इंतहाई मुस्बत अंदाज में बरामद हुआ। वो लाखों डॉलर के बदले भी अपना ये मुशाहिदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्या कोई ऐसा मुशाहिदा भी है जिसे आप बदल नहीं सकते? क्या कोई ऐसा रवैया है जो आपके वजूद का लाजमी हिस्सा हो? क्या आप खुद अपने रवैये हैं या आप इनके इंचार्ज हैं? मैंने किताब में बारहा एक बात कही है, और वो है, आप कंट्रोल करते हैं, आप अपना जहन चलाते हैं, अपनी जिंदगी के नताइज आप ही पैदा करते हैं। रीफ्रेमिंग एक इंतहाई अहम तरीका है जिससे आप अपने मुशाहिदे को अपनी सोच के मुताबिक बदल सकते हैं। अब पहले ही मुशाहिदात की रीफ्रेमिंग कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात वाक़यात की तब्दीली के साथ आप अपना फ्रेम बदल देते हैं। एक लम्हे को सोचिए और इन सूरतों को रीफ्रेम कीजिए। नंबर 1, मेरा बॉस मुझ पर हर वक्त चीखता चिल्लाता रहता है। नंबर 2, गुज़िश्ता साल की निस्बत मुझे इस साल $4000 ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ा। नंबर 3, इस साल क्रिसमस के तोहफे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। नंबर 4, हर दफा कामयाबी के रास्ते पर बढ़ते हुए मैं खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेता हूँ। और ये हैं इनके मुमकिन रिफ्रेम्स। नंबर 1, ये तो अच्छी बात है कि वो तुम्हारा ख्याल रखता है और अपने जज्बात से आगाह कर देता है, वरना वो तुम्हारी छुट्टी भी कर सकता था। नंबर 2, कमाल हो गया, तुमने गुज़िश्ता साल की निस्बत इस दफा खासी रकम कमाई होगी। नंबर 3, बहुत खूब, तुम सलीका मंदी का मुजाहरा करके बाजार से बनी हुई अशिया खरीदने और इनके तोहफे देने की बजाय कोई ऐसा काम करो जिसे लोग कभी भूल ना पाए। तुम्हारे तोहफे में ज़ाती कशिश महसूस होगी। नंबर 4, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने माजी के पैटर्न से बखूबी वाकिफ हो। अब तुम इस अक़दाम को वाज़िया करो जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा होती है, और इसे हमेशा के लिए बदल डालो। ज्यादातर रीफ्रेमिंग हम खुद नहीं करते, बल्कि हमारे लिए की जाती है। कोई और शख्स हमारे लिए फ्रेम तब्दील करता है और हम इस पर रद्द अमल करते हैं। एडवर्टाइजिंग और है क्या, एक बहुत बड़ी सनत जिसका वाहिद मकसद वसी पैमाने पर फ्रेमिंग और रीफ्रेमिंग होता है। क्या आप वाकई समझते हैं कि किसी खास ब्रांड की बियर आपको ज्यादा जोशीला बना देती है, या किसी सिगरेट की धुएं की बू में हकीकतन कशिश पाई जाती है? अगर आप किसी अमेरिकी जशी को स्लिम सिगरेट पेश करें तो वो कतन ये नहीं कह पाएगा क्या कशिश अंगेज खुशबू है, लेकिन यहाँ इश्तिहारबाजी के जरिए फ्रेमिंग होती है और हम इसका शिकार होते हैं। अगर इन्हें मुनासिब रद्द अमल ना मिले तो वो नया फ्रेम रख कर इसकी कारगुजारी देखने लगेंगे। अजीम तरीन इश्तिहारी रीफ्रेमिंग में से एक पेप्सी कोला वालों ने कराई थी, क्योंकि जहां तक याद पड़ता है कोका कोला
शुरू ही से मकबूल कोला मशरूब था। मार्केट में इसकी तारीफ और इसकी रिवायात और इसकी बुनियादें चैलेंज हो ही नहीं सकती थी। कोका कोला को शिकस्त देने के लिए इसी सतह पर पेप्सी कोला कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर आप किसी रिवायती चीज के खिलाफ हैं तो आप ये नहीं कह सकते। हम इनसे कहीं ज्यादा रिवायती हैं, लोग इस पर कभी यकीन नहीं करेंगे। लेकिन पेप्सी ने सारा मामला ही उलट कर रख दिया। इसने लोगों के मौजूदा तस्वुर को रिफ्रेम किया। पेप्सी जनरेशन के बारे में गुफ्तगू करते हुए जब इसने अपना पेप्सी चैलेंज पेश किया तो गोया इसने अपनी कमजोरी को कुव्वत में बदल डाला। पेप्सी का कहना था, यकीनन दूसरे लोग बादशाह रहे होंगे, मगर हमें आज पर निगाह रखनी चाहिए। क्या आप कल की प्रोडक्ट चाहते हैं या आज की? इस रिफ्रेमिंग ने कोक के रिवायती गलबे को कमजोरी में बदल दिया। इसने कोक को माजी की प्रोडक्ट बनाया, मुस्तकबिल की नहीं, और पेप्सी की रिवायती दूसरी पोजीशंस को इस तरह रिफ्रेम किया कि इससे कंपनी को फायदा हुआ। हुआ क्या? कोक को बिल आखिर पेप्सी की पसंद के ग्राउंड पर खेलने का फैसला करना पड़ा। वो अपना एक नया फार्मूला नई कोक के नाम से ले आई और बाद में होने वाले वाकयात मार्केटिंग की तारीख का हिस्सा हैं। अब हम सबको देखना है कि आया लोगों को दी जाने वाली क्लासिकी कोक और इसकी नई पेप्सी की रिफ्रेमिंग करामत होती है या नहीं। लेकिन ये प्रोसेस रिफ्रेमिंग की क्लासिकी मिसाल था, क्योंकि सारी जंग सिवाय इमेज के किसी और चीज पर थी ही नहीं। सादा सा सवाल था कि किसका फ्रेम लोगों के जहनों पर जा चिपकता है। कार्बोनेटेड शुगर बेवरेज में फितरी तौर पर कोई ऐसा समाजी अंसर मौजूद नहीं जो आपके दांतों को तोड़ डाले, और ना ही कोक के मुकाबले पेप्सी का जायका कोई ज्यादा जदीद है। लेकिन महज फ्रेम बदलकर और अल्फाज को नए मायने देकर पेप्सी ने हालिया तारीख में मॉडलिंग की गालिबन अहम तरीन कामयाबी हासिल कर ली। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो इश्क में नाकामी के बाद हर किसी से मुंह छुपाते फिरते हैं। वो इस बुरी तरह जख्म खुर्दा होते हैं कि वो ऐसे ताल्लुकात से अलहदगी का फैसला कर डालते हैं। दर हकीकत इस रिश्ते ने इन्हें दुख से कहीं ज्यादा खुशी मिली थी, इसलिए इसकी यादें इनके लिए आजाब होती हैं। लेकिन अच्छी यादों को भुलाकर इसी तजर्बे के बुरे अज्जा को निगाहों के सामने रखकर मुशाहिदे पर बदतरीन किस्म का फ्रेम लग जाता है। आइडिया यह है कि फ्रेम को बदला जाए, खुशी, फवायद और इनकी नशोनुमा को याद रखा जाए। तभी मनफी की बजाय मुस्बत फ्रेम पर आगे बढ़ना और मुस्तकबिल में पहले से भी बेहतर ताल्लुकात को जन्म देना मुमकिन हो सकता है। दूसरी किस्म की रिफ्रेमिंग एक ऐसे रवैये के साथ काम करने से मुतल्लिक है जिसे आप खुद भी पसंद नहीं करते। आप इसे अमूमन इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि इस रवैये की बदौलत आपकी शख्सियत का उभरने वाला तासुर आपको अच्छा नहीं लगता। इसे रिफ्रेमिंग करने का अंदाज ये है कि ऐसी सूरत हाल या सियाको सबाक का तस्वुर किया जाए जहाँ ये रवैया आपके पसंदीदा मकसद के हसूल में आपके लिए कारआमद हो। फर्ज कीजिए आप सेल्समैन हैं, आप अपनी प्रोडक्ट की तफसीलात जानने में सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन किसी कस्टमर से बात करते हुए आप इतनी इंफॉर्मेशन इसे दे डालते हैं कि वो परेशान हो जाता है और बाज़ औक़ात खरीदने का फैसला मौखर कर देता है। सवाल ये है कि ऐसा रवैया कहाँ ज्यादा मुसर साबित होगा। इश्तहार की कॉपी लिखने के बारे में क्या ख्याल है, या प्रोडक्ट की तकनीकी मालूमात पर लिखना कैसा रहेगा। मालूमात का बहुत ज्यादा जानना और इसकी फौरी रसाई की सलाहियत किसी इम्तिहान की तैयारी या अपने बच्चों के होमवर्क में मदद में भी बहुत मुफीद साबित हो सकती है। अब देख लीजिए, रवैया बजाते खुद मसला नहीं होता, मसला ये है कि इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसी मिसालों के मुतल्लिक सोच सकते हैं? तमाम इंसानी रवैये किसी न किसी हवाले से मुफीद होते हैं। किसी भी चीज का अल्तवा में डालना यकीनन ठीक नहीं होता। ताहम क्या ये बेहतर नहीं होगा कि गुस्से या दुख की कैफियत को किसी और दिन पर उठा रखा जाए और फिर इसके कभी करीब ना फटका जाए। ऐसे मुशाहिदात और ख्यालात के लिए जिनसे आप परेशान होते हैं, आप रिफ्रेमिंग मशक़ें करना सीख सकते हैं। मसलन ऐसे शख्स या मुशाहिदे के मुतल्लिक सोचिए जिसने आपका जहन पड़ा गंदा किया हुआ है। आप दिन भर के काम से थके हारे घर लौटते हैं और इस वक्त भी आपके सुपरवाइजर का आखिरी लम्हे में दिया हुआ बेहुदा प्रोजेक्ट आपके सर पर सवार है। आप इससे नजात पाने की बजाय इस उलझन के हमरा घर आ जाते हैं। अब आप अपने बच्चों के साथ टीवी देख रहे हैं, उधर हकीकत इंतहाई गुस्से की कैफियत में अपने सुपरवाइजर और इसके अहमकाना प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। वीकेंड के मौका पर अपने जहन को परेशान रखने की बजाय आप अपने मुशाहिदे को इस अंदाज में रिफ्रेम करना यकीनन सीख सकते हैं।
जो आपके महसूसात को बेहतर बना सके। खुद को इससे ला ताल्लुक करने से इब्तदा कीजिए। अपने सुपरवाइजर का खाका अपने हाथ में लीजिए। इसके चेहरे पर मजे का खेज ऐनक के साथ लंबी सी नाक और इसके नीचे मूछें बना दीजिए। कार्टून जैसे मजाकिया अंदाज में इसकी आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। इसके लहजे में गर्मजोशी और दोस्ती महसूस कीजिए और इसे ये कहते सुनिए कि इस प्रोजेक्ट में इसे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप इसकी मदद कर सकेंगे? ये सब कुछ कर डालने के बाद शायद आप खुद ये महसूस करें कि आपका सुपरवाइजर शदीद दबाव में है और इसी वजह से गालिबन वो आपको प्रोजेक्ट के बारे में पहले बताना भूल गया था। मुमकिन है आपके जहन में कोई भी ऐसी सूरत हाल आ जाए जब आपने किसी और के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। खुद से सवाल कीजिए कि क्या ये सूरत हाल इतनी अहमियत की हामिल है कि इसकी वजह से आपका वीकेंड ही गलत हो जाए। आप घर में बैठे हुए क्यों बिला वजह इतने परेशान हो रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि मसले का कोई वजूद ही नहीं। मुमकिन है आप नई मुलाजमत चाहते हो या अपने मौजूदा काम में बेहतर अबलाग के ख्वाहा हों, लेकिन अगर ये मामला है तो आपको जहन में उल्टे सीधे ख्यालात लाने, मामले को लटकाने की बजाय इस मसले की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अपने करीबी लोगों के साथ नाजेबा सलूक का इज्तनाब करना चाहिए। चंद दफा ये अमल जरा सोच समझ कर लीजिए। इसके बाद आपके सुपरवाइजर का तस्वुर मोटे चश्मे, लंबी नाक और मजे का खीज मूछों के साथ ऐसा चस्पा होगा कि आप इन्हें जुदा नहीं कर सकेंगे और आप इसकी बात सुनते हुए इस तरह परेशान नहीं होंगे। एक नई फीडबैक जन्म लेगी और आप दोनों के माबैन माजी के तहरीक और रद्द अमल का तामुल एक नई और बेहतर शक्ल इख्तियार कर लेगा। मैंने इन रीफ्रेम्स को इन मामलात के लिए आसान तरीकों में इस्तेमाल किया है जिन्हें लोग बहुत बड़े मसाइल समझते हैं। अक्सर पेचीदा हालात में मुमकिन है अपनी मतलूबा कैफियत तक रसाई के लिए छोटे रीफ्रेम का एक पूरा सिलसिला ही बनाना पड़े। अपने वसीतर मफ़हूम में किसी भी चीज के मुतल्लिक मनफी एहसासात को खत्म करने के लिए रीफ्रेमिंग इस्तेमाल की जा सकती है। अपने आप को किसी थिएटर में तस्वुर करना इंतहाई मौसर तकनीकों में से एक है। तंग करने वाले मुशाहिदे को आप स्क्रीन पर एक फिल्म की तरह देखें। शुरू में गालिबन आप इसे किसी कार्टून की तरह तेजी से आगे बढ़ाना चाहेंगे। इस पर सर्कस की मौसीकी लगाना भी शायद आप पसंद करें। फिर शायद आप इसे उल्टी सिमत बैकवर्ड प्ले करना चाहें ताकि इसके सारे मनाजिर ज्यादा से ज्यादा लायानी दिखाई दें। ये तकनीक किसी ऐसी चीज पर आजमाएं जो आपको मुसलसल परेशान कर रही है। जल्द ही आप इसका मनफी असर ज़ायल होता महसूस करेंगे। यही तकनीक फोबियाज के साथ भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन ज़रा हिम्मत से काम लेना पड़ता है। फोबिया अमूमन नफ्सियाती सतह पर खासा नीचे तक मौजूद होता है, चुनाचा मौसर रिफ्रेमिंग के लिए आपको इससे ज्यादा फासला फराहम करना पड़ेगा। फोबियाई रद्द अमल इतने ताकतवर होते हैं कि लोग महज किसी चीज का ख्याल आने पर रद्द अमल कर डालते हैं। ऐसे लोगों से निपटने का तरीका ये है कि इन्हें इनकी जहनी तस्वीर से मुतअद्दिद बार ला ताल्लुक किया जाए। हम इसे डबल ला ताल्लुकी का नाम देते हैं। मसलन अगर आपको कोई फोबिया है तो आप ये एक्सरसाइज जरूर आजमाएं। ऐसे दौर में चले जाएं जब आप पूरी तरह तवाना और जिंदा दिली महसूस करते थे। वो कैफियत खुद पर तारी करें और इन कौमी और पुरएतमाद एहसासात को जहन में लाएं। अब खुद को एक रोशन हिफाजती गुब्बारे के अंदर महफूज होता देखें। इस तहफ़्फ़ुज़ के हसूल के बाद अपने पसंदीदा जहनी मूवी थिएटर में चले जाएं। किसी भी ऐसी आरामदेह नशिस्त पर बैठ जाएं जहां से आपको स्क्रीन अच्छी तरह दिखाई दे। इसके बाद अपने आप को अपने बदन से बाहर प्रोजेक्शन बूथ की तरफ तैरता महसूस करें और ये एहसास साथ रहे कि आप अपने हिफाजती गुब्बारे के अंदर महफूज हैं। नीचे की जानिब खुद को नाज़रीन के साथ बैठे और खाली स्क्रीन की जानिब देखते हुए देखें। ये सब कर डालने के बाद स्क्रीन की तरफ नजर कीजिए और आपको परेशान करने वाले किसी भी मुशाहिदे या फोबिया के ब्लैक आउट एंड वाइट खाके का साकित फ्रेम देखिए। आप नाज़रीन के दरमियान बैठे हुए तो स्क्रीन पर होने वाले वाक़यात को देखते हुए खुद अपने आप को देख रहे हैं। इस तरह आप इससे दोगुना ला ताल्लुक हो रहे हैं। इसी कैफियत में ब्लैक एंड व्हाइट खाके क्वालिटी की जानिब इंतहाई तेजी से चिल्लाइए ताकि आप इन चीजों को जो आपको तंग करती रही हैं आम से फिल्मी अंदाज में या मज़े का ख़ीज़ सूरत हाल में देख सकें। नाज़रीन के दरमियान बैठे इस फिल्म को स्क्रीन पर देखते हुए और इस पर अपने ही मज़ेदार और मज़ाक़िया तासुरात को जन्म लेते देखें। रीफ्रेमिंग के 6 मराहिल। नंबर 1,
फर्द के इस जुज़ तक रसाई कीजिए जो रवैये के लिए जिम्मेदार रहा है। नंबर 2, सिग्नल सिस्टम तरतीब दीजिए। नंबर 3, फवायद को दरियाफ्त कीजिए। नंबर 4, तख्लीकी जुज़ को रवैये के जिम्मेदार जुज़ के साथ मुंसलिक कीजिए और फवायद के हसूल के लिए 3 दूसरे तरीके तलाश कीजिए। नंबर 5, मौजूनियत का चेक, क्या बाज़ अज्जा मोतरिस हैं। नंबर 6, जुज़ को रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराइए, मुतबादिल रवैयों को हकीकी रूप देने की जिम्मेदारी लीजिए और फर्द से तब्दील शुदा रवैये का मुशाहिदा कराइए। IBM के बानी टॉम वॉटसन के मुतल्लिक एक मशहूर कहानी अमूमन सुनाई जाती है। इसके एक मातहत की खौफनाक गलती की बदौलत कंपनी को $10 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इसे वॉटसन ने अपने ऑफिस में बुलाया तो इसने अंदर आते ही कहा, मेरा ख्याल है आप मेरा इस्तीफा चाहते हैं। वॉटसन ने इसकी जानिब देखा और कहा, मजाक कर रहे हो, हमने तो अभी तुम्हारी तरबियत पर $10 मिलियन खर्च कर दिए हैं। किसी भी चीज के वाक़या होने में कोई ना कोई कीमती सबक मौजूद होता है। बेहतरीन रहनुमा वो होते हैं जो सबक सीखते हैं और खारजी वाक़ियात पर इंतहाई ताकतवर फ्रेम टिका देते हैं। सियासत, कारोबार, तदरीस और आपकी घरेलू जिंदगी, गर्ज हर जगह यही फ्रेम काम कर रहा होता है। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो माकूस रिवर्स रीफ्रेमिंग करते हैं। चांदनी का माहौल कितना ही खुशगवार क्यों ना हो, वो इसमें कोई ना कोई स्याह बादल ढूंढ निकालते हैं, लेकिन हर माजूर सोच, हर नुकसानदेह रवैये के लिए एक मौसर रीफ्रेम होता है। आप किसी चीज को पसंद नहीं करते, इसे बदल लीजिए। आपके किसी रवैये का अंदाज आपको मदद नहीं देता, आप कुछ और कर लीजिए। सिर्फ मौसर रवैये पैदा करने का तरीका ही नहीं, बल्कि ये यकीन भी चाहिए कि वो बवक्ते ज़रूरत मौजूद भी होगा। अगले बाब में हम ये सीखेंगे कि बवक्ते ज़रूरत किसी भी मुफीद रवैये को किस तरह उभारा जा सकता है।